Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan and you're watching series on Basic Electrical Engineering. We are on module number 6. As you already know, we have discussed we have already started the module number 6, that is transformers, one of the most awaited module, and in this video we are going to talk about the introduction of transformer. This is the second video after the discussion of that syllabus part. हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सा पोर्शन कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद आप इसको फर्स्ट वीडियो कंसिडर कर सकते हैं। अपने कंटेंट्स का पहला वीडियो है ये ट्रांसफार्मर सेक्शंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे और बहुत कुछ अच्छे अच्छे पोर्शंस हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, ऑन बोथ द केसेस इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो आई होप कि आप लोग सब अब इस सीरीज में कंटिन्यूअसली बने रहेंगे हम लोगों के साथ, हर एक वीडियो देखेंगे विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी मिस, एंड आई गारंटी यू फॉर अ बेटर सक्सेस, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में हमको क्या क्या सारी चीजें आज मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आई कैन नॉट से ऑल द बेसिक्स, क्योंकि ऑल में तो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिकल का बहुत ही वास्ट टॉपिक में आता है ट्रांसफार्मर। सो इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई 30-40 मिनट के वीडियो में पूरा सारे टॉपिक कवर करते हैं। बट स्पेसिफिकली बात करूं तो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस मॉड्यूल को मैंने डिजाइन किया हुआ है। कोशिश किया हुआ है कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जो क्वेश्चंस आपके आएंगे सेमेस्टर एग्जाम के लेवल पे, वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी कुछ कवर अप हो जाए इसके अंदर, और साथ ही साथ आपके जो प्रैक्टिकल्स में आप जब वाइवा दिलाते हो वो भी कवर हो। प्लस आप प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आप लेना चाहते हो, यानी कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वर्किंग है किसी इंडस्ट्री में, वो भी अगर कुछ बेसिक जानना चाहते हैं, कुछ बेसिक सीखना समझना चाहते हैं, तो उनको भी प्रैक्टिकल लेवल पे मैं नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। सिंस आई हैव आल्सो बीन फ्रॉम अ पावर प्लांट, मैं भी इंडस्ट्री से हूं और टीचिंग बैकग्राउंड तो मेरा है ही, प्लस आल्सो आई हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री। सो आई बिलीव कि मैं आपको कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूं इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर, कि आपको वो बेनिफिशियल लगे, आपके लिए वो फायदेमंद हो, वेदर यू आर वर्किंग in any industry, in any power plant, or if you are a student, or if you are preparing for any competitive exam. For all the three cases it is going to be helpful for you guys. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं बता दूं, स्कूल में 12th लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी वीडियो है, आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो है, बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही ये वीडियो, बोलने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। गेट एस्पिरेंट्स और ईएससी वाले जो हैं वो भी देख सकते हैं, जस्ट फॉर क्लियरिंग देयर बेसिक्स। इससे इस लेवल पे जो हम पढ़ रहे हैं उससे गेट के क्वेश्चन उस लेवल के नहीं आ सकते हैं, लेकिन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसके भी बेसिक लेवल के आते हैं, लेकिन उतने ज्यादा अच्छे लेवल के नहीं आ सकते हैं। बट स्टिल फॉर मेकिंग योर बेस स्ट्रांग, फॉर मेकिंग योर बेसिक नॉलेज अच्छा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को देखें और इससे जुड़े हुए सारे के सारे वीडियोस को देखें, सो दैट कि वो बेसिक नॉलेज एक बार मिल गया तो फिर आप एडवांस लेवल पे पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलने वाली है, और इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हम और जो चीजें कवर करेंगे वो कितने डीप में जाएंगे, कितना कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑन ट्रांसफार्मर्स। बेसिक नॉलेज ऑन ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज हम जानेंगे राइट फ्रॉम द जीरो लेवल। आई विल अज्यूम कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यू डोंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट ट्रांसफार्मर। में ऐसा सोच के, यानी लास्ट बेंच स्टूडेंट को देखते हुए मैं पढ़ाऊंगा, आखिरी बेंच का जो स्टूडेंट है उसको अगर कुछ नहीं पता, डेफिनेटली बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आखिरी बेंच पे भी बैठते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंजीनियर, आई हैव ऑल्सो बीन अ बैक बेंचर, सो आई नो इट। अच्छे बच्चे भी लास्ट बेंच पे बैठते हैं, बट स्टिल एक बोलने का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको कि सबसे लास्ट में समझ में आता है, उस स्टूडेंट को भी ये चीज समझ में आए, इस लेवल पे हम बात करेंगे और इसी लेवल पे पढ़ाई करेंगे, दैट इज माय मोटो। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या किस टाइप की डिवाइस को ट्रांसफार्मर बोलते हैं, कैसे काम करता है, क्या इसका ये कहां पे यूज किया जाता है, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं। इन बेसिक टॉपिक्स के बारे में इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे। तो बेसिक्स हो जाएगा इसके बारे में। बेसिक्स के साथ फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज the types of transformers,
ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के होते हैं। इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलो, या इसके अंदर जो फ्लक्स बन रही है इस टाइप के किसी चीज के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से कुछ चेंज अगर होता है, तो उस अकॉर्डिंग कितना बाइफर्केशन किया गया है, कितने वैरायटी के ट्रांसफॉर्मर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो दिस टॉपिक विल कवर ऑल, नॉट ऑल बट मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर के जो मेजर टाइप्स होते हैं, जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन बोल लो, या कोर टाइप शेल टाइप बोल लो, तो ऐसे जो टाइप्स होते हैं बेसिक, उनको हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। डिटेल में बात करेंगे, बेसिक्स में जाके बात करेंगे इसके बारे में। थर्ड विल बी द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखेंगे इसके अंदर कि ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन किन जगहों पे होता है, कहां पे इसका नीड होती है, कहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप किन किन जगहों पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे इस लास्ट टॉपिक के अंदर। तो आज के वीडियो में ये बेसिकली 4 टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप इन्हीं 4 में से किसी टॉपिक का सर्च कर रहे थे तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट प्लेस। अगर इनके अलावा कोई टॉपिक सर्च कर रहे थे तो देन ठीक है, तो अब आई होप कि आप इसी टॉपिक का सर्च करोगे, क्योंकि टॉपिक मैंने पहले से जैसे लिखा हुआ है, अपने थंबनेल में भी देखा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर है ये टॉपिक। तो ऑब्वियस थिंग है कि अज्यूम्ड होता है स्टूडेंट इन्हीं में से किसी टॉपिक का सर्च कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका सर्च इसी के अंदर कहीं पे पूरा होने वाला है आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंट्रोडक्शन यानी बिल्कुल बेसिक हो जाता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा बात करना जरूरी है। थोड़ा देर तक चीजों को समझना और अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दिस वीडियो कैन टेक टाइम, बट स्टिल आई विल अज्यूम कि आपको उतना टाइम है आपके पास, आप आराम से देखोगे इस वीडियो को बिना किसी हड़बड़ी के, बिना स्किप के, बिना फॉरवर्ड किए। ठीक है, और इससे जो चीज आप जो नॉलेज जो सीखना चाह रहे थे वो आपको अवेलेबल हो पाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो इसको हटाते हैं और लेके आते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। चलो पहले तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आप लोग देख लो कि क्या होता है, उसके बाद अपन अपने वर्ड्स में समझेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको समझा जाता है, कैसे इसको आप इसकी वर्किंग वगैरह को, प्रिंसिपल को समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो लिखा हुआ है द ट्रांसफॉर्मर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द वोल्टेज और करंट, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर बाय म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विच इज वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट वाज गिवन बाय फैराडे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ऐसा बोलता हुआ है। इसको और थोड़ा बेटर वे में अगर आप समझने की कोशिश करो, ये और बुकिश लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो इट कैन बी स्टेटेड एज इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। ध्यान रखना, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल और करंट फ्रॉम one level to another without changing its frequency। क्या बोलता है, शुरू से समझते हैं एक बार। ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके आगे। और तो कुछ नहीं लिखा है ना, ठीक है, तो इसको रोकते हैं यहीं पे और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के बारे में बुक्स हमको क्या बताते हैं, किताबों से, बुक से हमको क्या पता चलता है, और फिर अपने लैंग्वेज में इसको आराम से समझेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है अ ट्रांसफॉर्मर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो स्टैटिक सिस्टम पे वर्क कर रहा है। ठीक है, विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मतलब एक चीज तो समझ में आता है कि इसके नाम से कि ये ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसफर कर रहा है किसी चीज को। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने वाली डिवाइस है। एनर्जी बोलने का मतलब है कि या तो वोल्टेज, देखो एनर्जी कौन सी ट्रांसफर कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। एनर्जी तो बहुत टाइप की हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, बहुत सारे टाइप की एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये किसको ट्रांसफर कर रहा है, दिस इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो वोल्टेज या करंट, दोनों की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, कहां से कहां, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर।
फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, यानी एक सर्किट से दूसरी सर्किट में वोल्टेज को भेज रहा है या करंट को ट्रांसफर कर रहा है, तो दैट डिवाइस इज ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, दैट इज वोल्टेज और करंट, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको ट्रांसफॉर्मर का जीरो आइडिया है, बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ जीरो पॉइंट, और अब यहां से आप शुरू कर रहे हो एक नया बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक, अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है भी तो दैट इज ऑल्सो गुड, आप इसको भी सीखो, इसको भी समझो, एंड आई विल मेक इट वेरी श्योर कि आपने जो पढ़ा हुआ जो आइडिया आपको है ये उसी पाथ पे आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो द ट्रांसफॉर्मर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज वोल्टेज और करंट, यानी वोल्टेज और करंट को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में भेजता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अगर स्कूल के भी स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हो ना, तो आप लोगों ने स्कूल में भी कुछ बेसिक पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में, एंड द स्कूल टीचर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, वेरी गुड। वो ट्रांसफॉर्मर का सब्जेक्ट अगर कोई फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहा है तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया होगा आपको, मैं ये मान के चल रहा हूं, और उसी कंसेप्ट में हम भी आगे बढ़ते जाएंगे, उसी कंसेप्ट पे जो आपका कंसेप्ट पहले से बिल्ट अप है उस पर ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे, और आपका कहीं पे कोई भी कंसेप्ट का लॉस नहीं होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपका कंसेप्ट बोलूं कि इसको जीरो कर दो और फिर अब नया कंसेप्ट जीरो एक नए लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर तो वही है, उसका प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल है वो कैसे चेंज हो जाएगा, वो कोई भी टीचर पढ़ाए आपको, दैट इज गोइंग टू बी इक्वली बेस्ट, बस सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उसमें बिल्कुल आप परेशान मत होना। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल के टीचर ने कुछ पढ़ाया है और मैं उससे कुछ अलग पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं, उन्होंने भी बिल्कुल सही पढ़ाया होगा आपको, और मैं भी जो पढ़ाऊंगा आपको उसी रास्ते में लेके जाएगा, और एडवांस लेवल पे जाएंगे हम लोग उस पर। ठीक है, तो बिल्कुल वो कंसेप्ट को भूलना नहीं है अपने को, अगर वो याद है तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब इसको समझ लेते हैं, एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि ट्रांसफॉर्मर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे में ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलने का मतलब है वोल्टेज या करंट को। अच्छा, कैसे ट्रांसफर करता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो इट इज ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर बाय म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, म्यूचुअल इंडक्शन का कुछ प्रिंसिपल होता है, म्यूचुअली कुछ चीज इंड्यूस होती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट के बीच में। अगर दो सर्किट कहीं रखे हुए हैं तो फ्रॉम सर्किट ए टू सर्किट बी कुछ इंडक्शन होता है, कुछ चीज इंड्यूस होती है दोनों के बीच में, आपस में कुछ इंडक्शन होता है, दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। खासियत क्या ट्रांसफॉर्मर की, कोई भी ट्रांसफॉर्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को नहीं चेंज करता है। अब फ्रीक्वेंसी, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। एसी में हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं आपको पता ही होगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, बट स्टिल एक बार समझने में कोई कुछ नहीं जाता है कि इट इज, एसी के टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो इट इज द नंबर ऑफ एसी साइकिल्स पर सेकेंड। एकदम रफली मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन के साथ नहीं, एक जनरल एक आइडिया जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए क्या बोलना चाह रहा है। आपको ये पता है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में इस ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको शोन है ना, इस ग्राफ को अगर मैं बोलूं कि यहां जीरो से शुरू हो रही है, ये पॉइंट जो है अपना पाई है, एंड दिस पॉइंट इज ऑन 2 पाई। ठीक है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंडिंग पॉइंट, यानी ये जीरो से लेकर 2 पाई तक का जो ड्यूरेशन है, दिस इज टर्म्ड एज 1 एसी साइकिल। इसी को बोलते हैं हम लोग एक एसी साइकिल, यहां पे क्वांटिटी ट्रेवल करती है। ठीक है, इस साइकिल की क्या क्या खासियत आपको दिखाई देती है कि भाई इसके अंदर वो क्वांटिटी 2 बार पीक वैल्यू अटेंड करेगी, एक बार पॉजिटिव पीक पे जाएगी, सेकंड टाइम इट विल लीड टू नेगेटिव पीक। एक बार फेज शिफ्ट हो जाएगा इसका कि अगर पॉजिटिव फेज में है तो नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में चली जाएगी। नेक्स्ट थिंग, इट विल अटेन 3 जीरो वैल्यूज, फर्स्ट तो राइट एट द बिगिनिंग, ये पहली बार में 0, सेकंड टाइम इसका मैग्नीट्यूड 0, और थर्ड टाइम फिर से उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, और क्या देखने को मिल सकता है आपको इसके अंदर, और ये देखने को मिलेगा कि जितने भी इंस्टेंट्स आप ट्रेस करते हो, हर इंस्टेंट पे एक नया वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। सो इट विल हैव वेरियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, बहुत सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दिखाई देगी, एंड इट विल ट्रेस द ग्राफ दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन के एंगल के टर्म्स में ये क्वांटिटी जो है ये अपने एंगल ट्रेस करती जाती है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो रेफर्ड एज साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, साइनसॉइडल बोलते हैं। तो चलो ये तो बात की बात है, एसी की बात है। यहां पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ एसी साइकिल्स पर सेकंड। तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको पता है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड जो मानी जाती है, जो रखी जाती है, दैट इज ऑफ 50 हर्ट्ज। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट की जो साइकिल होगी दैट मस्ट बी
50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में ऐसा ग्राफ जो है, ऐसा 50 साइकिल जो है वो क्वांटिटी ट्रेस कर देती होगी जो सप्लाई हमारे घरों में आ रही है। क्लियर है? तो ये टर्म कहां से आया? जहां पे हमने ये बात किया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ जो ट्रांसफर करता है, वोल्टेज ट्रांसफर कर रहा है या करंट ट्रांसफर कर रहा है, एक सर्किट से दूसरी सर्किट में भेजता है, ऑल दीज थिंग्स आर डन विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। यानी आप जो भी सप्लाई दे रहे हो वो जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे आपने इनपुट दिया होगा, एक्सटर्नल सर्किट में भी वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी से आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है? आपकी वोल्टेज चेंज हो सकती है, करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं चेंज होगी। तो उससे आपके माइंड में कुछ आना चाहिए, उससे आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए। क्या चीज आनी चाहिए बताओ? उससे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा है तो पहली बात तो ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, आपके माइंड में ये चीज आ रहा होगा ना कि सर इसका इनपुट क्या देते होंगे हम लोग, किस टाइप का इनपुट देते होंगे, एसी इनपुट देते हैं, डीसी इनपुट देते हैं, कैसा इनपुट देते हैं इसका? ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो आना चाहिए डेफिनेटली। और दूसरा चीज की ट्रांसफार्मर आपको आउटपुट में कौन सी सप्लाई देता है, आपको ये तो पता चल गया कि वोल्टेज और करंट को एक सर्किट से दूसरी में भेजता है। क्लियर है? लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये वोल्टेज तो डीसी में भी हो सकता है, करंट तो डायरेक्ट करंट भी हो सकती है, तो क्या ये डीसी इनपुट और डीसी आउटपुट दे सकता है? ठीक, क्या क्या प्रोबेबिलिटी आपके माइंड में आ रही है? चलो सोच के बताओ। तो जितना भी माइंड में आया हुआ है ना, सारा यहां पे रखते हैं और उसमें से जो कचरा है उसको हटा देते हैं, जो काम की चीज है उसको छोड़ेंगे लास्ट में। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कचरा आ रहा है। देखो, सबसे पहले ये हो सकता है आपके माइंड में क्या क्या कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे कि सर इसका हम लोग डीसी इनपुट देते होंगे और ये हमको डीसी आउटपुट दे देता होगा। दूसरा माइंड में आ रहा होगा कि सर डीसी इनपुट देते होंगे और एसी आउटपुट देता होगा। तीसरा आ रहा होगा कि सर एसी इनपुट देते होंगे, डीसी आउटपुट देता होगा। फिर आ रहा होगा कि सर एसी इनपुट देते होंगे, एसी आउटपुट देता होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा ना, इतने ही कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी मेरा अगर ठीक ठाक है तो आई बिलीव कि जितनी भी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब जो हम लोग लगा सकते थे उसके बेसिस पे ऐसा ही कुछ हमको मिलता। ठीक, तो भाई 2 है डेटा, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। ठीक, देखते हैं क्या चीज करता है ये। इसके डेफिनेशन से ही आप ये पूरा अंदाजा लगा सकते हो। बोलता है ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्टेज, करंट को एक सर्किट से दूसरे में विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये वर्क किसके बेसिस पे कर रहा है? आगे बोलता है विदाउट चेंजिंग देयर फ्रीक्वेंसी विच इज वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहीं पे पूरा गेम खत्म हो गया। यहीं पे पूरा का पूरा गेम जो है ये खत्म हो जाता है। जैसे ही यहां पे लिखा इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जिस भी स्टूडेंट ने डीसी मशीन का वीडियो पूरा देख लिया होगा, जिस भी स्टूडेंट ने एसी वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था मॉड्यूल 2 में वो पूरा पढ़ लिया होगा, वो यहीं पे मुझको बता देगा कि ट्रांसफार्मर फिर कौन सी डिवाइस है, किसको किस में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर नहीं भी देखा होगा तो यहां से समझ लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल पहले क्या बोलता है वो समझते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो ही इस टॉपिक के ऊपर मैंने बना रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये बार बार आएगा। मुझे ये चीज एकदम क्लियरली पता है कि ये चीज बार बार आने वाली है। आप एसी पढ़ोगे तो भी आएगा, डीसी मशीन पढ़ रहे हो तो भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, अभी देखो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो इसके अंदर भी आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में बिल्कुल बेसिक है, जैसे ओम्स लॉ जितना जरूरी है उतना ही जरूरी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ना जरूरी है अगर आप मशीन पढ़ने जा रहे हो तो। ठीक, और ट्रांसफार्मर भी मशीन्स के अंदर की कैटेगरी में आता है, तो डेफिनेटली इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका कंक्लूजन बस आपको बताता हूं, पूरा का पूरा मैं समराइज नहीं करने वाला हूं, मतलब पूरा का पूरा मैं इसका डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। सीधा इसका कंक्लूजन देखते हैं। देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 चीज पता चलती है। इस लॉ के 2 फोल्ड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट फोल्ड स्टेट्स दैट, पहला फोल्ड जो है वो ये बताता है कि whenever there is a relative motion between a set of conductors and uniform magnetic field
then EMF is induced in the conductors. Clear? ध्यान से समझते हैं इसको. लिखा हुआ है whenever there is a relative motion between a set of conductors and uniform magnetic field, then EMF is induced. कहां इंड्यूस होती है? In the conductors. Clear? ये पहला फोल्ड है इस लॉ का. इसका सेकेंड फोल्ड क्या बताता है? इस लॉ का सेकेंड फोल्ड भी है जो अब आगे की जो सिस्टम है, आगे की जो फिनोमिना है वो बताता है. अभी तो ये पता चल गया कि किस केस में ईएमएफ इंड्यूस होता है. अगला फोल्ड ये बताता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. The EMF induced in conductors, the EMF induced in conductors will be directly proportional to the amount of magnetic flux linked with the conductor. The amount of magnetic flux linked with the conductor. ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ लो. इससे आपको पता चल जाएगा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर कहीं पे काम करता है तो सप्लाई किस टाइप की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की डिवाइस आपकी रोटेटिंग है या स्टैटिक है. ठीक है, और उस कंसेप्ट को जैसे लगाओगे सही आंसर फिल्टर हो जाएगा इसके अंदर से. क्लियर है? तो आपको सिर्फ दो चीज पे फोकस करना है. कौन कौन सी दो चीज पे? देखो यहां लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को बदलता नहीं है, मतलब सिस्टम के अंदर ये उन सिस्टम से वर्क कर रहा है जहां फ्रीक्वेंसी कुछ सप्लाई है, जो भी आप वोल्टेज करंट दे रहे हो वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और उस फ्रीक्वेंसी को आउटपुट में भी सेम रखा जाता है बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर. ठीक. और दूसरा चीज ये लिखा हुआ है कि इट इज वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसकी वर्किंग किस प्रिंसिपल पे है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे है. तो चलो देख लेते हैं क्या होता है. अभी समझते हैं यहां से. देखो सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बता देता हूं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला पार्ट आपको यह बताता है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड है. चलो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे एक सोलेनॉइड सेक्शन बना के रख लिया, ठीक है, और चलो इसके ऊपर कुछ कंडक्टर टर्न्स की वाइंडिंग करके रख लेते हैं हम लोग. ठीक, कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स की मैंने कॉपर वायर यूज किया और इससे वाइंडिंग कर लिया. ठीक है, हाँ भाई. तो अब क्या करेंगे हम लोग? अच्छा चलो, और इस वाइंडिंग के साथ ही साथ यहां पे जरा मैं एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेता हूं. सॉरी, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, ऐसा, जो कि अगर इस सिस्टम के अंदर कोई सप्लाई मिलती है हमको तो ये डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है डिफ्लेक्ट करके हमको बताएगा कि कुछ ईएमएफ कुछ इंड्यूस हो रही है, कुछ सप्लाई जो है वो बनती है यहाँ पे. ठीक है, और इसी से थोड़ी सी दूरी पे, इसी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे मैंने क्या एक चीज रखा हुआ है. आई हैव केप्ट अ बार मैग्नेट. ये नॉर्थ और साउथ पोल इसके इस तरीके से मैंने प्लेस कर लिया. और इस बार मैग्नेट के साथ ही मैं कुछ और भी एक चीज कर देता हूं कि इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं उसको भी मैं ट्रेस कर लेता हूं. ठीक है, तो मुझे पता है कि ये इनविजिबल जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ. नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो ट्रेवल करती हैं. ठीक है, तो ये अपने को क्लियर है, ये हम लोगों को यहां से दिख जाता है कि लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. फिलहाल फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन यू नीड टू अज्यूम वन थिंग, दैट बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर.
एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर स्टेशनरी, ये दोनों के दोनों अपनी जगह से कहीं नहीं मूव करते हैं, अपनी अपनी जगह पे ऐसे रखे हुए हैं। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है सोलेनोइडल सेक्शन से, हॉलो सिलेंड्रिकल सेक्शन है, तो डेफिनेटली यू कैन पास एनीथिंग फ्रॉम इनसाइड दैट सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक जो सेक्शन है, जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, बार मैग्नेट जो है, दिस बार मैग्नेट, इसको मैं यहीं पे रखा हुआ हूं अपनी जगह पे। डेफिनेटली इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन ऑफ फोर्सेस तो जा रही है, लेकिन ये मैग्नेट कहीं नहीं जा रहा है, ये मैग्नेट अपनी जगह पे रुका हुआ है। ऑन द सेम पॉइंट ये जो सोलेनोइडल सेक्शन है, ये भी अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इस फर्स्ट पॉइंट को पढ़ो और मेरे को बताओ कि क्या इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी, या गैल्वेनोमीटर की जो पॉइंटर है, क्या ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी? क्या ये जो गैल्वेनोमीटर की अपनी पॉइंटर है, ये क्या ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी? क्या ऐसे कुछ घूमेगी क्या किसी पॉइंट पे? विल इट रोटेट ऑन एनी पॉइंट, या फिर ये अपनी जगह पे ऐसे स्टेशनरी रहेगी? तो ये आपको बताना है। तो इसको बताने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये फर्स्ट लॉ को पढ़ना है। आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा तो आपको क्या पता चला कि whenever there is a relative motion between a set of conductors and uniform magnetic field, ठीक है, set of conductor and uniform magnetic field, then the EMF is induced in the conductors। तो जब भी एक relative motion होगा किसके किसके बीच में, ये set of conductor ये रहा आपका, जिसपे n number of turns की मैंने वाइंडिंग करके रखी हुई है, ये set of conductor है, इसमें ऐसा n नंबर ऑफ टर्न्स का वाइंडिंग करके रखा हुआ है। n कुछ भी हो सकता है, 1500, एनीथिंग इट कैन बी। और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई परमानेंट मैग्नेट मैंने यूज किया है, ऑब्वियस थिंग है इसकी फील्ड तो यूनिफॉर्म ही रहने वाली है। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं आपको ये चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं एकदम। जैसे कि ये कैमरा अपनी जगह पे रखा हुआ है और मैं इसके रिस्पेक्ट में घूम रहा हूं, मैं इधर से उधर बोर्ड पे ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, तो दिस इज द रिलेटिव मोशन। ठीक, आपको दिख रहा है कि मैं मूव कर रहा हूं। सोच लो 2 सेकंड के लिए कि एक कैमरा और मैं, हम दोनों एक ही साथ घूम रहे होते सेम पॉइंट पे, तो आपको मोशन नहीं दिखता, आपको मैं स्टेशनरी दिखता वहां पे, उस पॉइंट पे। क्लियर है? तो यहां पे वैसा ही रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन कराना चाहिए हमको अगर ईएमएफ की जरूरत है तो। कैसा रिलेटिव मोशन? कि दोनों चीजों में से जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, out of both of these two things, any one should be stationary at its point and the other one should move with respect to that first point। ठीक है, that first object। तो जैसे मान लो ये मेरे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई एक को मुझे अपनी जगह पे रहने देना चाहिए और दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में मुझे मूव कराना चाहिए। तो अगर वहां पे इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये कंडक्टर से जब कट होते हैं तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक, अब ये फिनोमिना तो आपको समझ में आ गया, ये फिनोमिना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे कट होंगे कंडक्टर से तो कुछ ईएमएफ बनेगी। कहां पे बनेगी? इन द कंडक्टर्स। ये तो क्लियर है। माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैग्नेट को यही रहने दे और कंडक्टर को मूव कराए तो दैट इज ऑल्सो गुड, वैसा भी करवा सकते हो, उससे भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो पहला लॉ तो आपको क्लियर हो गया, फैराडेज लॉ का फर्स्ट फोल्ड जो है दैट इज क्लियर टू यू ऑल। अब क्या करना चाहिए? अब थोड़ी देर के लिए चलो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि अगर मैं इस पूरे मैग्नेटिक पीस को, इस पूरे मैग्नेटिक सेक्शन को अब रिलेटिव मोशन कराता हूं और इसके अंदर से ऐसे लेके जा रहा हूं, ठीक, यहां से ऐसे लेके घुमाता हूं। अभी ये फिलहाल देखो अपनी प्लेस पे स्टेशनरी था, ठीक, और अब अगर सपोज इस बार मैग्नेटिक सेक्शन को इसकी फील्ड के साथ मैं से अंदर लेके जाता हूं यहां से, तो देखो इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो कंडक्टर से कट होती हैं। मैं जैसे जैसे इसको मूव कराऊंगा ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इस कंडक्टर से सब्जेक्ट होंगी, और आगे मूव कराऊंगा तो देखो ऑलमोस्ट सभी की सभी लाइन ऑफ फोर्सेस इस कंडक्टर से होके गुजरती हैं। ठीक है, सो देखो ध्यान से, तो अब इस केस में देखो, और नेक्स्ट जो था, अब जब मैं इसकी मूवमेंट करवाता हूं तो उस केस को भी देखो आप लोग। सो फॉर ऑल द केसेस देखो यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब मैं इसके अंदर से मूव करवा रहा हूं तो यहां से क्या होगा, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा और आपकी पॉइंटर सेक्शन जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। डेफिनेटली इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? ठीक, तो मतलब क्या हो रहा है, ये बार मैग्नेट जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फोल्ड ऑफ फैराडेज लॉ, जो ये बताता है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये थे सेट ऑफ कंडक्टर, ये था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है
तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, किसके अंदर होगी? मैग्नेट के अंदर होगी क्या? नहीं होगी। ईएमएफ कहां इंड्यूस होगी? इस कंडक्टर के अंदर होगी, और वो आउटपुट में आपको इस गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। आपके गैल्वेनोमीटर की जो पॉइंटर है वो हो सकता है कि ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन शो करे एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इस केस के लिए क्या क्या समझे हम लोग कि भाई चलो ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, ये सेक्शन जो है ये जैसे जैसे यहां से अंदर जाना शुरू किया, ये जैसे जैसे इसके अंदर से होके गुजर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रही है यहां से, ठीक। अब ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी ये कैसे पता चलेगा? ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी? हाउ विल यू गेट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ which has been induced in these coils? इसके अंदर देखो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर तो है आपके पास, लेकिन कुछ रिलेशन भी तो होगा ना, जिसके बेसिस पे कितनी ईएमएफ जा रही है वो आप पता कर सकते हो। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the conductor, the amount of magnetic flux linked with the conductor। तो बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि इस पॉइंट पे जब मैं इसको ट्रेवल करवाता था, तो देखो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट आप देख सकते हो कि कुछ कम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रही है कुछ थोड़े से कंडक्टर्स के साथ। तो ये बोलता है कि ईएमएफ उतनी ही इंड्यूस होगी जितना फ्लक्स कंडक्टर से कट होगा, जितना फ्लक्स लिंक होगा उस कंडक्टर के साथ। कम फ्लक्स लिंक होगा तो कम ईएमएफ बनेगी, ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा तो ज्यादा ईएमएफ बनेगी। जैसे कि मैं अब ग्रेजुअली इसको और आगे लेके जाऊंगा तो अब आपको दिख रहा है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स ज्यादा कंडक्टर्स को एंगेज करती है, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा आगे लेके जाऊंगा तो अब और ज्यादा फ्लक्स, यानी लगभग पूरी की पूरी फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कंडक्टर्स को एंगेज करती है। तो उस केस में हो सकता है कि आपकी ईएमएफ के मैग्नीट्यूड का ग्राफ पीक पे चला जाए अपने, ठीक है। और फिर ग्रेजुअली जब मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो उस केस में फिर ऊपर के कंडक्टर्स छूट जाएंगे और फ्लक्स जो है वो कम लिंक होगी, और फिर वैसे ही ग्रेजुअली इसको रोटेट करवाते हुए फिर मैं यहां ले आऊंगा, और ये पूरा रोटेशन ऐसा चलता रहेगा, ऐसे थ्रू आउट इस सिस्टम के साथ ऐसा रोटेशन में करता रहूंगा और मुझको उतनी वैल्यू की ईएमएफ मिलती रहेगी। तो फैराडेज लॉ के दोनों फोल्ड आपको अब क्लियर हो चुके होंगे। पहला फोल्ड आपको ये बताता है कि अगर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस कंडक्टर्स एंड अ मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर में से कोई भी एक दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। फैराडेज लॉ का दूसरा फोल्ड आपको यह बताता है कि अगर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कंडक्टर के अंदर से, वो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगी? जितना फ्लक्स लिंक करेगा उस कंडक्टर के साथ। तो उस समय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जितना भी फ्लक्स इस कंडक्टर से कट हो रहा होगा उतनी ही ईएमएफ आपको बाहर प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है ये दो चीज? तो इसके बेसिस पे हम यहां पे ये लिखते हैं कि फैराडेज लॉ के हिसाब से आप लिख सकते हो कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E is directly proportional to d phi by dt, ठीक है। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि E is equals to minus n d phi upon dt। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहां हम लोगों ने पढ़ा था वहां मैंने आपको ये रीजन बताया था कि क्यों माइनस n लिखते हैं। n तो समझ में आ गया कि चलो जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो भी डिपेंड करेंगे, वो भी डिसाइड करेंगे कि कितना ईएमएफ है। ये ऑल्दो दिस इज टेकन एज अ कांस्टेंट, n की वैल्यू यूजुअली हम लोग कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि एक बार आपने कंडक्टर की वाइंडिंग कर दी तो you're not going to change that particular winding. So the entire value या entire magnitude of EMF is going to be dependent upon the amount of flux that is going to be linked with the coil. ठीक, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम या ज्यादा करके भी आप EMF की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा बार मैग्नेट जो है अगर आप इसको नहीं बदल रहे हो तो दैट मीन्स इसकी जो फाई है वो तो यूनिफॉर्म है। इसकी फाई जो है ये तो यूनिफॉर्म है, इसकी फ्लक्स डेंसिटी दैट इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाती है तो इन दैट केस फाई तो उतना ही है। अब ये जैसे जैसे लिंक हो रहा है उसी अकॉर्डिंग वैसे ईएमएफ बनेगी। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देता हूं तो सीधे सीधे आप इसी नंबर ऑफ टर्न्स के ही हेल्प से आप ई की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप फाई की हेल्प से तो कंट्रोल कर ही रहे हो। तो ईएमएफ जो है इंटायरली इस पूरे सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है। माइनस साइन जो आ गया लेंज लॉ के हिसाब से, जो कि उसको अपोजिंग इन नेचर बना देता है, ठीक है, जो चीज इसको क्रिएट करती है। ये पूरा का पूरा चीज मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि इस सिस्टम पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका नेचर क्या होता है, किस नेचर का ईएमएफ यहाँ से इंड्यूस हो जाता है। तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके हिसाब से अगर एसी का वीडियो आप लोगों ने देखा है
तो वहां मैंने पढ़ाया हुआ था, वहां मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो बनती है सिस्टम के अंदर, उसका नेचर कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो वो ऐसा साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में कुछ ट्रेस होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वहां पे भी कि ओमेगा रेडियंस पर सेकंड के फॉर्म में हम लोग, या ऐसा ओमेगा टी रेडियंस लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ईएमएफ को ट्रेस कर सकते हैं इन वोल्ट्स, ठीक है, जिससे कि वैल्यू हमारी निकल के आती है यहाँ पे 0, पाई और 2 पाई के हमारे ड्यूरेशंस हैं। यहाँ पे हमारा पीक वैल्यू आ गया EM पॉजिटिव डायरेक्शन का, और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। ऐसा कुछ देखने को हमको मिलता था। तो ये ग्रेजुअली जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है उस अकॉर्डिंग वैसी ग्राफ हमारे पास ट्रेस हो रही है। दैट इज ऑलवेज साइनसॉइडल इन नेचर। तो मतलब ये पता चल गया आपको कि अगर EMF इंड्यूस हो रहा है तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर साइनसॉइडल होगा, AC ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आपको कुछ वैल्यू मिलती है। तो मतलब इसमें से ये जो ऑप्शन इतना लिखा हुआ है, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन आप हटा सकते हो? भाई ये वाला ऑप्शन DC टू DC, ये तो गया, इसको खत्म कर दो आप, ठीक। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि DC टू AC तो कर ही सकता है, ये DC टू AC ट्रांसफर तो कर ही सकता है। तो इसको समझने के लिए एक और चीज मैंने आपको बताया हुआ था जिस पर ध्यान देना था आपको, वो ये था कि इट ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर बाय म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स विदाउट चेंजिंग देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है ये। तो फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है, इसका मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी इसके अंदर। देखो AC सप्लाई जा रही है तो AC जा रही है तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी उसके अंदर, क्योंकि AC में ही तो साइकिल्स बन रहे हैं ना, DC में तो साइकिल नहीं बनता है। क्यों ऐसा? तो भाई इसका कंसेप्ट तो पता होना चाहिए आपको। क्या था इसका कंसेप्ट? तो भाई अगर सपोज DC का मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, अगर सपोज मैं ऐसे डायरेक्ट करंट के लिए ऐसा कोई ग्राफ ट्रेस करने जाता हूं, तो ये ग्राफ जो होगी मेरी, वो तो ऐसा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेगी, ऐसे ही बनेगी ना ग्राफ। डायरेक्ट करंट के लिए मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो यहां पे मैं लिखूंगा T सेकेंड्स, ऊपर लिख दूंगा, अगर सपोज कर लो कि ये मेरा EMF है इन वोल्ट्स, इसी कारण से तो इसको स्टेडी स्टेट सप्लाई बोलते हैं ना। तो इसके अंदर देयर इज नो साइकिल इज प्रेजेंट, therefore what is the value of frequency for a DC? डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बताओ, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो साइकिल्स तो हो ही नहीं रहे इसके अंदर, ये तो कोई ऐसा फेज शिफ्ट ही नहीं कर रही है, कोई ऐसा किसी भी फॉर्म की वेव ही नहीं बना रही है, तो एकदम कांस्टेंट है, ये तो स्टेबल है, स्टेडी स्टेट सप्लाई है। तो स्टेडी स्टेट सप्लाईज के अंदर की खासियत ये होती है कि सिंस देयर इज नो साइकिल, दैट मींस देयर फ्रीक्वेंसी बिकम्स 0 हर्ट्ज। तो डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। क्लियर है ना? हमको पता है कि EMF अगर इंड्यूस हो रहा है और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से ये सिस्टम काम करता है, तो इन दैट केस हम लोग ऑल्टरनेटिंग या साइनसॉइडल वेव की सप्लाई पे वर्क कर रहे हैं, और उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फिर ये बोलता है कि ये वोल्टेज और करंट को ट्रांसफर कर रहा है एक सर्किट से दूसरे में विदाउट चेंजिंग देयर फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होने के बाद भी नहीं चेंज हो रही है, मतलब ट्रांसफर होने के बाद भी वो किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ AC, नॉट इन DC। मतलब DC का कहीं पे रोल ही नहीं है। तो मतलब और क्या कैंसिल हो गया इसमें से? आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसा होने से आपको पता चल गया कि जहां जहां पे भी DC आ रहा है वो केस कैंसिल हो जाएगा। ये केस भी कैंसिल हो गया और ये केस भी कैंसिल हो गया। फाइनल जो बचा आपके पास, दैट इज दिस 5th केस। ये आपका फाइनल केस है एंड दिस इज राइट। ये बाकी सारे के सारे जो केसेस आए, ऑल ऑफ दीज वेयर रॉन्ग। तो ट्रांसफार्मर आपका कौन सा डिवाइस है और किस सप्लाई पे काम कर रहा है? तो आप लोगों ने शर्लक होम्स की तरह आपने क्या किया, पता लगा लिया यहां से कि ट्रांसफार्मर किस तरीके का डिवाइस है, जिसकी इनपुट सप्लाई क्या है और आउटपुट सप्लाई क्या है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज सारा पूरा का पूरा आपको, है ना? हम लोग कैसे पहुंचे इस कंक्लूजन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी के अंदर आपको बहुत सारा कुछ बेसिक सीखने को मिल गया होगा, मुझे ऐसा अज्यूम कर पा रहा हूं मैं। ठीक, तो AC और DC के बारे में कुछ बेसिक थिंग आपका रिवाइज भी हो गया होगा पहले से, अगर आप भूल चुके हो बहुत दिन से तो, और अगर पहले से जानते थे तो दैट वाज अ गुड पार्ट, बढ़िया चीज है। तो फिर आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आई होगी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इनपुट भी AC है और आउटपुट भी AC है। इसका डायरेक्ट करंट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, कोई DC पे वर्क नहीं करता है ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया ये चीज आपको? ठीक है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना,
और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमको ये पता चला कि इसका जो सप्लाई टाइप है, अब वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, वो बात की बात करेंगे, लेकिन इतना पता चल गया कि ये वर्क कर रहा है किसके प्रिंसिपल पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। और उसके बेसिस पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ये इस नेचर की है, ये ऐसे कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग वेरिंग इन नेचर है, तो जो लगभग ऐसा कुछ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आपके लिए ट्रेस कर सकती है। तो अगर ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ट्रेस कर रहा है किसी भी साइड पे और ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, मतलब एसी का तो रोल है इसके अंदर, ये वर्क तो कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट्स के ऊपर। फिर आगे आपने क्वेश्चन में ये पढ़ा, आपने इसके स्टेटमेंट में ये देखा कि ये फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है, जब भी वोल्टेज या करंट को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरी में भेजता है, इवन इन दैट केस इट नेवर चेंजेस देयर फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है तो वो एसी को ही अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो उधर भी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, मतलब वहां पे भी कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी। आपने 10 हर्ट्ज दिया यहाँ पे इनपुट में, तो आउटपुट में भी आपको कितना मिला, 10 हर्ट्ज ही मिल रहा है। और अगर वो 10 हर्ट्ज मिल रहा है, इफ देयर इज अ फ्रीक्वेंसी देन इट कैन नेवर बी डीसी सप्लाई, क्योंकि डीसी में तो फ्रीक्वेंसी इज 0। डीसी में तो हम लोगों ने देखा है द फ्रीक्वेंसी इज 0, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 0 हर्ट्ज। ठीक, कोई साइकिल नहीं बनती है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड वहां खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, तो दैट बिकम्स 0। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी को सेम मेंटेन करता है, मतलब आउटपुट में भी आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, दैट मींस इट इज अ एसी सप्लाई, तभी वो वहां पे फ्रीक्वेंसी दिख सकती है। इफ इट वर डीसी देयर वुड हैव नेवर बीन एनी सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को एसी में ट्रांसफर कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में ही आउटपुट के फॉर्म में डिलीवर कर रहा है। वो चाहे वोल्टेज एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में उसकी वैल्यू कम करे या ज्यादा करे, वो बात की बात है। क्लियर है यहां तक ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन पूरा? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था बुक के फॉर्म में इसका डिटेल्ड डेफिनेशन, और इसका हम लोगों ने सर्जरी किया और देखा कि इससे क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो बुक के भी इस सिस्टम से बहुत सारा कुछ हमको सीखने को मिलता है कि आप इसके बारे में क्या क्या जान सकते हो, इसकी बेसिक्स क्या क्या हो सकती है, वो सारा कुछ आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो इस पूरे को हटा देता हूं मैं जल्दी से और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल और करंट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहला चीज जो इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस इज अ स्टैटिक डिवाइस। मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर भी मशीन्स की ही कैटेगरी में आता है। इसको अब मैं मिटा देता हूं, या चलो नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं मैं आपको। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये भी मशीन की कैटेगरी में आता है। चलो मशीन्स में देख लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, द फर्स्ट वंस आर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, जिसको REM भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले समझ गए होंगे इसको। और सेकंड वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, SEM, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SEM भी बोलते हैं। इनका बहुत ज्यादा हम लोग नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं बहुत ज्यादा इनके बारे में, क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है, एक आधी है। रोटेटिंग के अंदर हम लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि रोटेटिंग के अंदर फिर क्या आते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल मोटर्स आते हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल में जनरेटर्स आते हैं। ठीक है, तो फिर इसके आगे तो इनकी फैमिली बहुत बड़ी है। अब आप मोटर्स में आप डीसी मोटर, एसी मोटर, फिर इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी में शंट बाउंड, सीरीज बाउंड, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ऐसा पूरी वैरायटी पड़ी हुई है आपके पास। ठीक है, और वैसे ही जनरेटर के केस में भी है। तो इसमें आगे डिटेल में नहीं जाते हैं, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले मॉड्यूल में इन सब के बारे में, तो इसको मैं आगे नहीं बताऊंगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर मेजरली हमारे पास जो होता है दैट इज ट्रांसफार्मर, दैट इज ट्रांसफार्मर। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तो मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये भी मशीन्स की ही कैटेगरी के अंदर का है, जहां पे अगर आप कई अलग यूनिवर्सिटीज में जैसा मैंने देखा हुआ है कि वहां इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर ही आपको डीसी मशीन भी पढ़ाया जाएगा, तो उसके अंदर डीसी मोटर जनरेटर पढ़ोगे। एसी मशीन पढ़ाया जाएगा, तो एसी मशीन में आप एसी मोटर,
इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ोगे, जनरेटर, और ट्रांसफॉर्मर भी उसी यूनिट के अंदर आता है, उसी चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो दैट इज वेरी करेक्ट, मतलब एक्सप्लेनेशन अगर मैं बोलूं, या उसका जो कैटेगराइजेशन जो किया गया है, दैट इज इक्वली करेक्ट। क्योंकि हाँ, डेफिनेटली इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसी मशीन्स ओनली, एसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की ही कैटेगरी में आता है, बस वर्किंग टाइप थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है। ये सब जो होते हैं ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, यानी इनके अंदर टॉर्क का रोल होता है, इनके अंदर ऐसा टॉर्क जो होता है वो कुछ एक्ट कर रहा होता है, जबकि इन मशीनों के अंदर जो टॉर्क का कोई सीन नहीं होता है, टॉर्क का कोई सीन नहीं होता है, यहाँ पे कोई रोटेशन ही नहीं होता इन मशीनों के अंदर, ये स्टैटिक रहती है अपनी जगह पे, और उसके बाद भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक लेवल से दूसरे में बदलती रहती है, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अबाउट दिस सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन आपको ये बोलता है कि इट इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल। सबसे पहली बात लिखा इसने, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन की कैटेगरी में आता है ये। मतलब ट्रांसफॉर्मर के अंदर देयर इज नो मूविंग पार्ट एट ऑल, कोई भी मूविंग पार्ट्स होते ही नहीं है। तो ऐसा होने से क्या फायदा होता है, ऐसा होने से फायदा क्या होता है, क्लियर पता चल गया ना कि देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मर। जबकि इन सब के अंदर क्या होता है भाई, मूविंग, या बोलना चाहिए कि रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स आर प्रेजेंट। तो भाई इन सब के अंदर क्या क्या होते हैं, रोटेशनल पार्ट्स होते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। चाहे अब इसकी शाफ्ट जो लगी हुई है वो एक बेयरिंग के हेल्प से घूम रही है सामने, तो बेयरिंग क्या चीज करने के लिए लगाया जाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, और आसपास की एरिया को वो कट ना कर दे, वो शाफ्ट लगातार घूम रहा है तो उससे आसपास की एरिया जो है वो वियर आउट होनी शुरू हो जाएगी, और वो जो सेक्शन है वो खराब होता चला जाएगा, डिटीरियरेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए वहां पे बेयरिंग लगा दी जाती है। तो भाई रोटेटिंग पार्ट है, एक टाइम के बाद बेयरिंग भी कभी जाम हो जाएगी, तो उससे रोटेशनल एनर्जी लॉसेस तो होने ही होने। बेयरिंग अगर किसी सिस्टम की जाम हो रही है तो वो रोटेशनल लॉस कराएगी ही कराएगी आपके सिस्टम में। आपकी मशीन अंदर जितना टॉर्क बना रही है उस हिसाब से वैसा स्पीड आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बाहर। लेकिन अगर कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है तो उसमें वो पार्ट तो वही खत्म हो जाता है, क्योंकि इट डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मूविंग पार्ट्स, इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट नहीं होने से सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है कि फिर फ्रिक्शन तो खत्म ही हो गया ना इसके अंदर, फ्रिक्शन लेस हो गई अब ये मशीन। अभी पता नहीं इंग्लिश का ये वर्ड कितना सही लिखा है मैंने, बट आप फीलिंग को समझो कि फ्रिक्शन लेस मैं बोल रहा हूं, बोलने का मेरा मतलब ये है कि इट विल नॉट ऑफर एनी सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के नहीं होने से कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, कोई वियर एंड टियर लॉस नहीं हो रहा है, कोई ऐसा इसका कोई ऐसा विंडेज लॉस जैसा जो सिस्टम होता है वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी टॉर्क स्पीड वाला कोई सीन ही नहीं है इसके अंदर, कोई मूवमेंट नहीं है तो कोई वाइब्रेशन नहीं है। मूवमेंट और वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो फिर ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी काम करता है उसके ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला भी कोई सिस्टम नहीं है इसके ऊपर कि उससे उसकी कोई वर्किंग में कोई असर पड़ रहा है या कोई नुकसान पड़ रहा है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता ट्रांसफार्मर के अंदर, सिंस बिकॉज इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। जबकि इनके अंदर ये सारे टाइप के ड्रॉबैक्स होते हैं। यही कारण है कि अगर आप इनको कंपेयर करो कि परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन वर्सेस, मतलब रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन वर्सेस द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, तो आपको ये चीज हमेशा देखने को मिलेगा कि परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फैक्टर ना काम आए, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज पे अगर आप जाओगे तो वहां पे ये फैक्टर की बहुत जरूरत पड़ती है। वहां पे ये फैक्टर आपको पता होता है। जब आप डिवाइस का सिलेक्शन करते हो तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही सिलेक्शन करते हो, ठीक है, कि कहां पे आप किस टाइप के डिवाइस को यूज करने जा रहे हो। खैर ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करते, ये तो अभी बहुत ही ज्यादा फिर एडवांस लेवल पे चले जाएंगे हम लोग, और वो अभी नहीं करना है, हम लोग को बेसिक लेवल पे ही पढ़ना है अभी फिलहाल। ठीक, तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इट इज जस्ट अ स्टैटिक डिवाइस। तो कोई फ्रिक्शन का लॉस नहीं होगा, कोई विंडेज लॉस नहीं होगा, कोई इसकी रोटेशनल मूवमेंट नहीं है तो उससे कोई वाइब्रेशन नहीं होगा सिस्टम के अंदर, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो इट इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल और करंट। तो वही बात हो गई यहाँ पे भी, करंट और वोल्टेज को ट्रांसफर कर रहा है एक सर्किट से दूसरी सर्किट में, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। देखो यहां लिखा हुआ था ट्रांसफर्स
these things from one circuit to another, एक सर्किट से दूसरे में भेज रहा था, तो वहां तक तो समझ में आ गया कि एक सेपरेट कोई सर्किट रही होगी, उसमें से वोल्टेज और करंट को निकाल के दूसरी सर्किट में भेज दिया होगा। यहां एक और चीज बता रहा है उसके बारे में कि फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, सर्किट में तो भेज ही रहा है लेकिन एट द सेम टाइम उसकी लेवल को भी बदल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस थिंग है ना, एक सर्किट से दूसरे में भेजने में नया क्या है। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, इफ यू आर सेंडिंग अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर और वो वैल्यू उतनी की उतनी है, तो फिर फायदा क्या है आपका, वो तो वायर से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप तार लगा दो वहां से या वायरलेसली भेज दो किसी तरीके से। लेकिन उसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि वो एक लेवल से दूसरे लेवल में भी भेज सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि ऐसी डिवाइस है जो एसी पे काम करती है, मतलब ट्रांसफार्मर का इनपुट भी एसी है और वो जो आपको डिलीवर करेगी दैट इज आउटपुट, दैट इज ऑल्सो एसी। तो मतलब इट इज अ एसी डिवाइस, एसी पे काम करने वाली मशीन है ये। तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज करिए, समझ में आ गया कि एसी टू एसी ट्रांसफर कर रहा है ये। लेकिन अब नया चीज जो पता चला वो ये था कि ये पोटेंशियल और करंट को भेजता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। मतलब मैं पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज की अगर बात करूं तो मैंने अगर इसके इनपुट में 220 वोल्ट का इनपुट दे दिया और मैं चाहता हूं कि आउटपुट में मेरी वोल्टेज मुझे 12 वोल्ट ही मिले, तो दैट इज पॉसिबल, क्योंकि वो लेवल भी चेंज करता है। वोल्टेज की लेवल को भी एक लेवल से दूसरे में बदल सकता है, कम से ज्यादा भी कर सकता है। भाई लेवल चेंज करने का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर बोलने का यही मतलब है कि इट कैन ईदर रिड्यूस द पोटेंशियल इन द आउटपुट और इंक्रीज द पोटेंशियल इन द आउटपुट एज कंपेयर टू द सप्लाइड पोटेंशियल। जो आप सप्लाई देते हो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट को बढ़ा भी सकता है उसके रिस्पेक्ट में और कम भी कर सकता है। बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। ठीक है, तो अब आगे चल के इसी वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि ऐसा कैसे कर लेता है ट्रांसफॉर्मर, कैसा इसका वर्किंग है, क्यों ऐसा ये दोनों चीजें पॉसिबल है इसके साथ, वो समझ लेंगे। आगे लिखा हुआ विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आई होप कि इसका डेफिनेशन अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कई बार मैंने सुना हुआ है स्टूडेंट्स को वाइवा में ये बोलते हुए कि ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में बदल देता है या डीसी को एसी में बदल देता है। हम लोग अपना सिर पकड़ लेते हैं जब स्टूडेंट्स हमारे सामने ऐसा वाइवा में बताते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है आप लोगों को। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा आई होप कि ये ट्रांसफॉर्मर प्योरली एसी डिवाइस है, प्योरली एसी, जो सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करता है, जिसकी इनपुट भी ऑल्टरनेटिंग होती है और आउटपुट भी ऑल्टरनेटिंग ही होती है। बस इतना करता है ये कि वोल्टेज करंट को एक सर्किट से उठा के दूसरे में भेज सकता है और एक लेवल से उठा के दूसरे लेवल में भेज सकता है। उनकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड्स को बदल सकता है। ये पावर होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। और फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्मर कभी नहीं चेंज करता है। जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे आप इनपुट देते हो उतना ही फ्रीक्वेंसी पे आपको आउटपुट मिलेगा। बस उस आउटपुट की वैल्यू बदल सकती है, आउटपुट की मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट होता है, यहीं से बेसिक्स इसका कंप्लीट होता है। थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे, इसके थोड़े और एडवांस लेवल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कितने होते हैं। मैं आपको दो टाइप्स बताऊंगा अलग और 2 टाइप्स इसके अंदर दिखेंगे आपको अलग। तो पहले मैं जो बताने वाला हूं वो बता देता हूं, फिर इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और ट्रांसफॉर्मर का पहले बेसिक डायग्राम देखते हैं कि कैसा दिखता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बोर्ड पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे आपको मैं लेके आता हूं जरा। हाँ भाई, चलो लेट अस सी व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर। कैसा दिखता होगा ट्रांसफॉर्मर? माइंड में तो आपके आ रहा होगा कि सर इतनी देर से पढ़ रहे हैं, देखते हैं ट्रांसफॉर्मर कैसा डिवाइस है, कैसा दिखता है। चलो बेटा, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम जरा देखें हम लोग यहाँ बोर्ड पर। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये इसका एक बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम है जो यूजुअली ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए सबसे आसान होता है और बेसिक कंस्ट्रक्शन वाइज अगर मैं बोलूं तो ऐसा होता है। इसके अलावा बहुत सारी, ये तो एकदम एलिमेंट्री डायग्राम है, बिल्कुल बेसिक डायग्राम मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज होती है। ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन बहुत अलग अलग तरीकों से भी किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 टाइप की वाइंडिंग होती है। जब कोई आपको ये बोल रहा है कि वो वोल्टेज और करंट को एक सर्किट से दूसरे में बदलता है, तो मतलब 2 सर्किट होंगी वहां पे। तो ये जो 2 सर्किट्स को ये वर्क जो डील कर रहा है वो 2 वाइंडिंग्स के हेल्प से करता है, जो इसके इन दोनों सेक्शंस पे लगी होती है। ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द ट्रांसफॉर्मर कोर। इस कोर के पीछे भी कुछ कहानी है कि ये कोर कैसे बनता है, क्या किया जाता है इसका।
तो ट्रांसफार्मर का कोर है और इसके एक साइड पे ये जो पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं लिम्ब। दिस इज नोन एज लिम्ब। ये दोनों पोर्शन जो है, दीज आर लिम्ब्स। ठीक है, लिम्ब के ऊपर ही हमेशा वाइंडिंग की जाती है। लिम्ब जो होता है इसी पे हमेशा वाइंडिंग की जाती है। और कोर है, तो कोर है मतलब आपको ये पता चल गया होगा कि दिस मस्ट बी मेड अप ऑफ सम मैग्नेटिक मटेरियल। किसी मैग्नेटिक मटेरियल के हेल्प से हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया होगा। और इसके ऊपर अब जब वाइंडिंग करेंगे हम लोग, तो यहां पे सबसे पहले वाइंडिंग कर लेते हैं जरा। और एक लिम्ब नंबर 1 अगर मैं इसको बोलूं, तो फर्स्ट लिम्ब जो है इसके ऊपर जो वाइंडिंग करके रखी जाती है, ये वाइंडिंग का नाम क्या होता है बताओ आप लोग। यहां पे जो वाइंडिंग की गई है, इस वाइंडिंग का क्या नाम होता होगा? पढ़े तो हुए हो आप लोग, देखते हैं। ठीक है, इस वाइंडिंग का जो नाम होता है, इट इज नोन एज, अगर मैं इस वाइंडिंग के अंदर इनपुट सप्लाई देता हूं, ओनली इन दैट केस दिस वाइंडिंग विल बी रेफर्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे इसको। और इसके नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बोलूंगा नंबर ऑफ टर्न्स N1। ठीक है, अब सेकेंडरी साइड पे चलते हैं। जो दूसरा इसका साइड है, जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग साइड, उसको बना लेते हैं यहां पे। हियर वी हैव इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जरा ड्रॉ कर लें अगर। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो सेकेंडरी वो साइड जहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं, यानी जो बात हो रही थी ना कि वोल्टेज या करंट को एक लेवल से दूसरा लेवल में बदलता है, तो जो दूसरा लेवल होता है या एक सर्किट से दूसरी सर्किट में भेजता है, तो आपकी जो दूसरी सर्किट होगी वो यहीं पे इसी साइड जुड़ी होगी, अगर ये आपका आउटपुट साइड है तो। और जरूरी नहीं कि यही आउटपुट साइड हो सकता है हम यहां से इनपुट सप्लाई दें और इधर आउटपुट ले रहे हो, तो इसको वैसे ही डिजाइन किया जाएगा। नाउ इन द सेकंड केस दिस साइड विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी एंड दिस वन विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाते हो, कैसा डिजाइन करते हो, और मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों ऐसा डिपेंड करता है, क्यों ऐसा डिजाइन किया जाता है। सो दिस साइड इज नोन एज इट्स सेकेंडरी साइड, और ये जो वाइंडिंग होती है इसका नाम कहलाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब वाइंडिंग की कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगी सेकेंडरी साइड की, तो इसको लिख देते हैं N2। दिस साइड इज टर्म्ड एज, इस साइड की नंबर ऑफ टर्न्स को N2 कर दिया। ठीक, थोड़ी देर के लिए केस हम लोग ये लेते हैं कि सपोज N1 इज इक्वल टू N2, यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस प्राइमरी साइड की वाइंडिंग पे 1000 टर्न्स ऑफ कंडक्टर को लपेटा है, तो सेकेंडरी साइड पे भी मैंने वही 1000 टर्न्स उसी सेम कंडक्टर को, सेम थिकनेस, सेम गेज, कुछ भी नहीं चेंज किया मैंने उसके अंदर, उसकी वाइंडिंग करके रखी हुई है। ठीक, अब मुझे एक चीज यहां पे पहले क्लियर हो चुकी थी कि इनपुट सप्लाई जो हमारा होता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, यानी यहां से यहां तक अगर ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, तो यहां पे बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आई एम प्रोवाइडिंग द ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। मैं दे रहा हूं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। ठीक, जिसके कारण मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, इसके कारण मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, अगर मैं यहां पे कोई लोड कनेक्ट कर देता हूं, इफ आई एम गोइंग टू कनेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ लोड इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, इसको रख लेते हैं वेरिएबल एंड दिस इज लोड, तो डेफिनेटली इस लोड पे भी मुझे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, इट विल बी साइनोसॉइडल इन नेचर। ये एकदम क्लियर है क्या आप लोगों को? ये चीज क्लियर है ना आप सभी को? ऐसा कुछ आउटपुट दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका बेसिक रीजन क्या है, इसके होने से क्या बेनिफिट है, और ये सारी जो वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स जो मैंने जो लिखा हुआ है इसका क्या बेनिफिट है, कोर का क्या खासियत होता है, कॉइल किस हिसाब से लगाया जाता है, क्यों या हमेशा इक्वल रखा जाता है या अलग अलग रखा जाता है, वो सारा कुछ समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जैसा कि यहां लिखा हुआ था कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करने वाली डिवाइस है।
तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब ये डिवाइस रोटेट ही नहीं कर रही है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला फोल्ड जो आपने पढ़ा था, याद करो उसको जल्दी से, क्या पढ़ा था आपने? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट फोल्ड में यही पढ़ा था कि whenever there is a relative motion between set of conductor and a uniform magnetic field, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा इनके बीच में तब तक ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होगी। तो भाई ट्रांसफॉर्मर को देखो तो इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, क्लियर है? ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, तो उसके अंदर तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी, फिर कैसे वर्क कर रहा है वो? तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा इसी पेज के साइड पे, आप देख लो यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हो रहा था, ठीक, किसी भी सिस्टम के अंदर, वो आपको ऐसा साइनसॉइडल वेव दिया करता था जिसके हिसाब से क्वांटिटी जो है आपको मिल रही थी बाहर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम डायरेक्टली जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एसी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग इट विद साइनसॉइडल वेव। मतलब प्रोसेस को मैंने उल्टा कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है। क्या किया है फिर से समझो ध्यान से एक बार। देखो यहां पे क्या होता है, जब इन दोनों का मोशन होता है तब जो वेव बनती है दैट इज साइनसॉइडल इन नेचर, ठीक। तो मैं अगर इस सिस्टम को उल्टा कर दूं, मैं अगर साइनसॉइडल वेव ही प्रोवाइड कर दूं इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो कंडक्टर से तो अपने आप कट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो लगातार वेरिंग विद टाइम है, लगातार वेरी कर रही है, इसकी तरह कांस्टेंट नहीं है। तो यही चीज हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ट्रांसफॉर्मर में करते ही हम लोग कि वी ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद अ साइनसॉइडल वेव सप्लाई, तो ये जो फ्लक्स यहां पे बनेगी दिस विल ऑल्सो बी चेंजिंग इन नेचर, ये फ्लक्स भी वेरिंग इन नेचर होगी, तो डेफिनेटली कंडक्टर से कट होगी। कंडक्टर से कट होगी, जो ईएमएफ कुछ ना कुछ यहाँ जो इंड्यूस हो रही होगी, ये फ्लक्स जब पूरे सिस्टम में यहाँ ट्रैवल करके सेकंड सर्किट के पास पहुंचेगी, तो वो वेरिंग इन नेचर की जो फ्लक्स है, जो साइनसॉइडल इन नेचर है, वो कट होगी यहाँ अवेलेबल कंडक्टर से, और जितनी फ्लक्स कट होगी उतना ही ईएमएफ बनेगा। ये आपको पता है पहले से, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड फोल्ड। सेकंड फोल्ड में यही बोला हुआ है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना फ्लक्स लिंक होगा उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये चीज आपको पता है पहले से। तो अब देखो इसका फायदा क्या मिलता है आपको। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करंट सप्लाई दे देता तो वो सप्लाई कुछ ऐसी नेचर की दिखती मुझको, और उस केस में कांस्टेंट फ्लक्स एक यहाँ पे बनती। कांस्टेंट फ्लक्स बनने के कारण कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि मशीन हमारा ऑलरेडी स्टेशनरी है, ना तो ये सेट ऑफ कंडक्टर मूव कर रहे हैं, ना ये फ्लक्स चेंजिंग इन नेचर है। अगर दोनों सेम है तो फिर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी, कोई फ्लक्स ट्रेवल नहीं करेगी, कोई एमएमएफ नहीं क्रिएट होगा। ध्यान रखना क्या चीज नहीं क्रिएट होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। ये क्या चीज होता है? मैग्नेटिक सर्किट अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, इस मॉड्यूल को लास्ट में रखने का रीजन ही यही है कि इससे पहले आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हो, तभी जाके मजा आएगा। क्योंकि अब मैं जो टर्म्स बार बार बोलूंगा, जैसे मैं एमएफ मैंने बोला, तो वो तब क्लियर होगा जब आपने मैग्नेटिक सर्किट का वीडियो देखा होगा, मॉड्यूल 4 का वीडियो जब आपने देखा होगा पूरा, तो ठीक है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? वो ड्राइविंग फोर्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स को ड्राइव करता है पूरे सिस्टम के अक्रॉस, आगे ट्रेवल करवाता है, सेम जैसे ईएमएफ होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका काम क्या होता है? करंट को सिस्टम में आगे ढकेलना, वो फोर्स क्रिएट करना जिससे करंट सिस्टम में आगे की ओर बहती है। तो मैग्नेटिक सिस्टम में हमको चाहिए कि फ्लक्स यहां से ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे हमको दूसरा सर्किट पे वोल्टेज देना है, और वो फ्लक्स फिर जितने कंडक्टर से कट होगी उस रेट पे उतना ही ईएमएफ मिलेगा आउटपुट साइड पे। क्लियर है पूरा सिस्टम? तो अब अगर मैं कांस्टेंट सप्लाई दे देता हूं तो वहां पे वैसी एमएमएफ बनेगी ही नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा पूरा का पूरा। तो फ्लक्स आई यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड तो बना, लेकिन वैसा चेंजिंग इन नेचर नहीं बना जिससे कि कंडक्टर से वो कट ही नहीं हुआ, तो ऐसा कोई एमएफ ही नहीं बना जो आपको सेकेंडरी एंड पे मिलेगा, तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलती है उस केस में। यही कारण है कि हमको ट्रांसफॉर्मर को हमेशा चेंजिंग नेचर की सप्लाई इनपुट के फॉर्म में देनी पड़ती है, दैट इज एसी सप्लाई हमेशा, इसीलिए हम लोग उसको एसी इनपुट प्रोवाइड करता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट देने का मतलब ये होता है कि वाइंडिंग तो इसकी ऑलरेडी स्टेशनरी है अपनी जगह पे, सप्लाई लेकिन रोटेटिंग इन नेचर है, सप्लाई चेंजिंग इन नेचर है, तो उसके चेंज होने के कारण वो लगातार कंडक्टर से कट होती जाती है, और उससे कुछ फ्लक्स जो है वो सिस्टम पे ट्रांसफर होता है, कुछ एमएफ बनती है और वो फ्लक्स को ट्रांसफर करवाती है। लेकिन इसमें भी कुछ खेल हो जाता है। क्या होता है समझते हैं। अब सपोज कर लो कि यहां से कोई फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर होने जा रही है इस पूरे सिस्टम के अंदर से, कुछ फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से, जो कि पहुंचेगी इस वाइंडिंग तक, और जैसे जैसे इस वाइंडिंग से वो फ्लक्स कट होती जाएगी वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शन में आपको क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। क्लियर है ना ये चीज? ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसी इसकी कुछ डायरेक्शन भी है जिसको ट्रेस कर लेते हैं यहां से।
इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको वैसा ईएमएफ मिलता है। ठीक है, आराम से पढ़ रहे हैं बिल्कुल हम लोग, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, कंसेप्ट समझना मेन थिंग है। तो ये क्या चीज है? दिस इज अ फ्लक्स। जितनी फ्लक्स भेजोगे उतना ही ईएमएफ मिलेगा। यहां तक फंडा क्लियर है क्या आपका? समझ आ गया ना? यहां तक आगे समझते हैं। अब देखो कितना आउटपुट मिलेगा। देखो हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसफार्मर के बारे में कि ये क्या चीज को चेंज करता है, ये पोटेंशियल या करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में बदल सकता है और एक सर्किट से दूसरी सर्किट में भेज सकता है। एक सर्किट थी यहाँ की जहां मैंने इनपुट दिया, और दूसरा सर्किट ये है जहां पे मैं कोई भी लोड को कनेक्ट करके आउटपुट ले रहा हूं। तो ये दो अलग अलग सर्किट थे जिसको कि इसके हेल्प से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो इसी कारण से बोला गया था कि एक लेवल से दूसरे में, एक सर्किट से दूसरे में ये कोई चीज को ट्रांसफर कर रहा है। अब दूसरे स्टेटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर पोटेंशियल या करंट को एक लेवल से दूसरे में भी बदल सकता है, यानी वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है। तो वो समझ लेते हैं जल्दी से कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक, देखते हैं इसमें होता क्या है। तो अब जैसा कि मैंने यहां पे आपको केस बताया कि यू हैव टू अज्यूम दैट N1 इज इक्वल टू N2, दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी साइड। ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। और सप्लाई एसी जो है हमारा, वो मैंने आपको दे दिया कि चलो मैंने 220 वोल्ट का एसी इनपुट दिया है, ठीक। तो और मैग्नेटिक फ्लक्स में मेरे कोई चेंज नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं एक और अजम्पशन लेता हूं, दैट इज जस्ट एन अजम्पशन कि मेरा phi1 जो है दैट इज इक्वल टू phi2, यानी मैग्नेटिक सर्किट इन फर्स्ट सर्किट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंड सर्किट, है ना। पहली सर्किट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है और दूसरी सर्किट पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंचा है दैट इज ऑल सेम। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हो रहा है, फ्लक्स कहीं नहीं जा रहा है। जितना फ्लक्स यहां बनता है, अगर यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं कि 0.5 वेबर की फ्लक्स बनी है, तो phi2 में भी उतनी ही पहुंचेगी। तो अगर मेरा नंबर ऑफ टर्न सेम है, फ्लक्स की मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि नाउ द EMF E1 is given as minus N1 d phi1 upon dt, और उस तरफ जो EMF बन रहा है इसको मैं डिनोट करूंगा E2 is equals to minus N2 d phi2 upon dt से, ठीक। सो फॉर बोथ द केसेस, अगर N1 इज इक्वल टू N2 और phi1 इज इक्वल टू phi2, तो मैं इसके साथ कंक्लूड ये करूंगा कि नाउ E1 विल बी इक्वल टू E2। फिर यही कंक्लूजन निकल के आएगा, है ना। फाइनल यही मिलेगा हमको अगर ऐसा कुछ केस होता है तो, ठीक। ये तो एकदम आइडियल केस हो गया जिसके अंदर कोई लॉसेस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छा है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, नथिंग इन द सर्किट, और एकदम आइडियल केस है, कोई फ्लक्स भी लॉस नहीं हो रही है, सारी की सारी यूजफुल फ्लक्स से जा रही है वहां तक। बाय द वे, यूजफुल फ्लक्स टर्म याद रखना, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने वो, और लीकेज फ्लक्स, ये दो टर्म पढ़ा था। वापस जाके जल्दी से उस वीडियो को देख लो अगर भूल चुके हो तो, क्योंकि अब मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं यहाँ पे। आगे बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम है, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है, सब के सब पूरी यूजफुल फ्लक्स जा रही है। N1 N2 ऑल ऑफ देम आर इक्वल। उस केस में आइडियल केस बन गया कि EMF की वैल्यू भी सेकेंडरी पे सेम मिलेगी। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा EMF का आपको? इन दैट केस द वैल्यू ऑफ EMF कैन बी 220 वोल्ट्स। जितना आपने इनपुट दिया है एग्जैक्टली उतना ही इनपुट यहाँ पे कन्वर्ट होके मिल गया आपको। अगर यही करना था तो ये मशीन, ये डिवाइस बीच में क्यों लगाया था हम लोगों ने? ये तो सीधे सीधे वायर से ही मैं भेज देता इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्या प्रॉब्लम था? ज्यादा से ज्यादा क्या होता, थोड़ा बहुत कंडक्टर का लेंथ का रेजिस्टेंस आ जाता है, उसकी लेंथ मैंने इंक्रीज करता तो मैं रेजिस्टेंस मिल जाता मुझको। तो भाई वो तो यहाँ पे भी हो रहा है, वो तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ अगर आप रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के पूरा बोलते हो कि पूरी वोल्टेज यहाँ आती है, तो इवन इन दैट केस यू कैन डू द सेम थिंग। तो ये प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये तो आइडियल केस है, ठीक है। आइडियल केस में हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये सब कुछ इक्वल रखा तो उसको आप सेम टू सेम पोटेंशियल या करंट वहां तक भेज सकते हो। बट इस चीज के लिए ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर यूजुअली लगाया जाता है वोल्टेज या करंट की लेवल को एक से दूसरे में बदलने का। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि एसी जिस फ्रीक्वेंसी पे आप देते हो इनपुट, मान के चलूं मैं कि अगर आपने इनपुट 50 हर्ट्ज का दिया हुआ है तो ध्यान रखना कि 50 ऐसी एसी साइकिल्स पर सेकंड यहां पे बनती है, जिससे कि फ्लक्स जो है
वो भी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर बनता है, जो कि वो भी 50 साइकिल ट्रेस करता है विद इन 1 सेकेंड। और वही सेम ऑल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स जब यहाँ पे कंडक्टर्स को कट करता है तो उसी रेट से वो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो उसी हिसाब से मिलता है आपको। और वैसे ही 50 साइकिल पर सेकंड के रेट पे ही कट होता है, जिससे जो ईएमएफ इंड्यूस होती है दैट विल आल्सो गिव यू दैट सेम 50 साइकिल्स पर सेकंड। उसकी मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कॉइल रखा है, कितनी फ्लक्स भेज रहे हो आप, लेकिन वो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड यानी वो रेट ऑफ चेंज जो है वो नहीं बदलता है, वो तो सेम रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मशीन आपकी रोटेटिंग नहीं है ना, मशीन तो स्टेशनरी है। तो एंटायरली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कितना चेंज हो रहा है फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसा ईएमएफ बन रहा है। तो ईएमएफ भी जो बनेगा यहां से वो उतना ही चेंज रेट ऑफ चेंज देगा आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकंड के हिसाब से। तो यहां पे भी जो आपको आउटपुट मिलती है वो सेम फ्रीक्वेंसी की मिलती है। तो अगर आपने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे इनपुट दिया हुआ है तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द सेम फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट साइड एज वेल। तो आपको उतना ही फ्रीक्वेंसी मिलेगा वहां पे भी देखने के लिए। अब इसका प्रैक्टिकल केस जल्दी से आपको बता देता हूं मैं। तो इसका प्रैक्टिकल केस ये होता है, इसका प्रैक्टिकल केस जल्दी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स हम लोग ये समझे कि प्रैक्टिकल केस है, तो क्या उस केस में भी ये लोग सेम हो सकते हैं क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको सेम रखो? तो डेफिनेटली, चलो आपको मैं क्लियर कर देता हूं फ्लक्स के बारे में। जैसा कि मैंने बोला, अगर मैग्नेटिक सर्किट्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी, आपको आता होगा, ये चीज नॉलेज में होगा आपके, कि मैग्नेटिक सर्किट में अगर आप इस सिस्टम के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफर करवाते हैं तो ये जो फ्लक्स होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस फ्लक्स इज टर्म्ड एज फाई यू, जिसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज टर्म्ड एज द यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज टर्म्ड एज द यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं हम लोग इसको। ये वो फ्लक्स होती है जो आपकी दी हुई इंटेंडेड पाथ से ट्रेवल करती है और जिसका आप यूज कर सकते हो सर्किट के बाहर। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज यूजफुल फ्लक्स। तो मतलब क्या जो टोटल फ्लक्स यहां पे बनता है इन दिस प्लेस, अगर आप यहां से सप्लाई देते हो तो यू माइट बी गिविंग इट टोटल फ्लक्स। मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि मेरी टोटल फ्लक्स है 0.1 वेबर्स के, 0.5 वेबर्स के, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स की मैग्नीट्यूड है, सपोज कर लेते हैं। तो क्या ये पूरी की पूरी 0.5 वेबर यहां तक पहुंच जाएगी सेकंड साइड तक? क्या नहीं पहुंचेगी। क्लियर है? बिल्कुल बता देता हूं आपको आराम से कैसे होता है ऐसा। तो अगर आप लोग सब मैग्नेटिक का वीडियो देख के आए हुए हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको ये अभी तक समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा। नहीं देखे हैं तो कोई इशू नहीं है, बाद में देख लेना। अभी के लिए तो मैं समझा ही देता हूं आप लोगों को। और इस टर्न्स इसको भी मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं, नया कंडीशन लेना पड़ेगा यहाँ। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि टोटल फ्लक्स अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि मैंने टोटल इसको जो फ्लक्स दिया दैट इज ऑफ 0.5 वेबर, ठीक है। इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ यूजफुल फ्लक्स जो है वो यहां तक पहुंचती है, जो कि 0.5 तो नहीं होगी, उससे कुछ कम होगी। क्यों ऐसा होता है बता रहा हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है ना वो इस रास्ते को छोड़ के, जो पाथ आपने दिया हुआ इंटेंडेड पाथ, उसको छोड़ के एक एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू अपनी सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश करती है, ठीक है। इट स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम अ एक्सटर्नल मीडियम, ये किसी एक्सटर्नल मीडियम का यूज करके ट्रेवल करना शुरू कर देती है और अपनी सर्किट को कंप्लीट कर लेती है यहीं से। एंड दिस पर्टिकुलर फ्लक्स इज टर्म्ड एज फाई एल, दैट इज द लीकेज फ्लक्स या लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है इसको। इट इज शोन विथ फाई एल, ठीक है। तो अब मैं यहां पे, अब तो ईएमएफ सेम हो ही नहीं सकती ऐसे केस में, तो हटा देता हूं मैं इसको, ठीक। और मैं अब यहां पे ये बता सकता हूं आपको कि इन दिस केस टोटल फ्लक्स इज गिवन एज फाई यू, यानी जितना यूजफुल फ्लक्स हमको मिला प्लस फाई एल, जितना इसके अंदर से लीक हो गया, ठीक। इन दोनों का सम करोगे देन ओनली यू विल गेट द टोटल फ्लक्स दैट इज 0.5। तो मतलब इतना समझ आ गया कि पूरी की पूरी 0.5 तो यहां तक ट्रेवल ही नहीं कर पा रही है। पूरी की पूरी 0.5 जो है वो इस सिस्टम के अंदर यहां पे आउटपुट आ ही नहीं पा रहा है, उससे कम जा रहा है, ठीक। तो 0.5 नहीं जा रहा तो कितना जा रहा होगा? हो सकता है इट इज पॉसिबल कि यहां पे 0.4 वेबर की फ्लक्स गई होगी यहां तक और लीकेज के अंदर चली गई होगी 0.1 वेबर की। दैट इज
आई एम टेकिंग दिस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, इसको एकदम सत्य घटना पे आधारित नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल वाली घटना पे आधारित है। तो आप लोग इससे एकदम वो मत हो जाना, विचलित ना हो दर्शक, और ध्यान से देखें। मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पे 0.4 वेबर की फ्लक्स गई, 0.5 था जो टोटल बन रहा था यहाँ से, जिसमें से 0.4 तक गई, लेकिन 0.1 बीच में हवा के थ्रू ही अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया, आसपास की मीडियम को यूज किया, एयर हो, वैक्यूम हो, व्हाटएवर इट इज, उसके थ्रू इसने अपनी सर्किट पूरी कर ली, और ये सर्किट में आगे गई नहीं, हमारी इंटेंडेड पाथ को छोड़ के अपने रास्ते से इसने सर्किट पूरा कर लिया अपना। ठीक, तो कितने वेबर का नुकसान हो गया आपका? 0.1 वेबर कम पड़ गया आपको। तो अब जो 0.4 वेबर यहाँ पे पहुंचेगा, थोड़ी देर के लिए मैं केस क्या ले रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं केस ये लेता हूं कि अभी भी N1 इज इक्वल टू N2, क्योंकि भाई चलो ये तो लीकेज हो गया, ये तो फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी थी इसलिए इतना लीकेज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितना लगे और कितने गेज का वायर उसके अंदर यूज हो, दैट इज अंडर योर कंट्रोल। ये आपके कंट्रोल के अंदर है, हमारे कंट्रोल के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रख दिया, और वायर जिस गेज का, जितनी थिकनेस का वायर लिया हुआ था, वो भी दोनों तरफ सेम रख दिया, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, दैट इज ऑल सेम। तो अगर मैंने 1000 नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे लगाए, तो वही 1000 सेम वायर से मैंने इधर पे भी लगा दिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज इन आवर कंट्रोल, सो दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट इट ऑल कांस्टेंट। हम लोगों ने इसको कांस्टेंट रख लिया है, ठीक है भाई। चलो नंबर ऑफ टर्न हमारा सेम हो गया। तो अब फ्लक्स तो सेम नहीं जा रही है ना, अगर नंबर ऑफ टर्न मैंने सेम भी कर दिया, यानी N1 और N2 सेम कर दिया, तो d∅1 और d∅2 जो है उसमें डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस है तो मतलब ये एक चीज जरूर होगा कि EMF1 विल बी ग्रेटर देन EMF2, ये कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो फ्लक्स बन रही है और यहां जो फ्लक्स बन रही है, उसमें से इस साइड की फ्लक्स यानी ∅2 की वैल्यू इज लेस देन ∅1, मतलब ∅2 इज लेस देन ∅1। अगर ∅1 ग्रेटर है तो उससे बनने वाली EMF भी ग्रेटर होगी। क्यों? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने पहले ही आपको ये चीज बता के रखा हुआ है कि भाई जितनी EMF इंड्यूस होगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर। तो अगर 0.5 वेबर का फ्लक्स लिंक हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा EMF बनेगी, 0.4 वेबर का फ्लक्स लिंक हुआ तो उसके अकॉर्डिंग कम EMF बनेगी। दिस हैज टू बी क्लियर इन योर माइंड। तो अगर ∅1 इज ग्रेटर देन ∅2 तो फिर डेफिनेटली E1 विल आल्सो बी ग्रेटर देन E2। किस केस में? अगर N1 और N2 सेम है तो ये कंडीशन है ना, दिस इज अ ऑप्शनल स्टेटमेंट। जैसे आप ओम्स लॉ जब किसी को बताते हो तो आप कैसे बताते हो ओम्स लॉ? The potential difference between any two point of a conductor will be directly proportional to the current flowing through it। लेकिन कब? When all the conditions are kept constant, जब सारे physical conditions को constant रखा जाता है, temperature constant है, pressure constant है, बहुत सारी सब चीजें हैं, वो सब constant रखा जाता है, तब वो वर्क करता है। तो वैसे यहाँ पे भी कंडीशन है कि अगर फ्लक्स ∅1 is greater than flux ∅2, then E1 will be greater than E2। लेकिन कंडीशन क्या है? Only when N1 is equal to N2। This is the condition। ये होना जरूरी है, ठीक है। चलो अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल डिस्कस करते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, फाई को बना लेते हैं वापस से, ठीक। तो अब क्या करें? अब हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई जो हमारा EMF है वो तो अब चेंज हो रहा है, यानी कि जो इनपुट EMF था और जो आउटपुट में जो EMF बन रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। इनपुट का हमेशा ज्यादा रह रहा है, आउटपुट का हमेशा कम हो जा रहा है। फ्लक्स की बात करूं तो क्या हमेशा यही चाहिए क्या हमको? डू वी ऑलवेज नीड द आउटपुट टू बी लोअर देन द इनपुट साइड? ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल को एक लेवल से दूसरे में बदलता है, तो हमको दोनों ही टाइप का लेवल चाहिए। हमको ये भी केस चाहिए कि इनपुट का वोल्टेज हाई हो और आउटपुट में उसको लो करके हमको दे, और दूसरा केस भी चाहिए कि इनपुट वोल्टेज जितना है उससे ज्यादा मिले हमको आउटपुट में। वी नीड बोथ द केसेस, ठीक है। एंड सिंस V प्रोपोर्शनल टू I तो है ही, तो मतलब मैं रिस्पेक्टिवली करंट के बारे में भी यही बात कर रहा हूं। करंट में भी क्या चेंज होना चाहिए वो भी इसी के साथ साथ आप समझते चलो, ठीक है। तो मैं आपको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं, करंट के रिस्पेक्ट में आप समझोगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के माइंड में एक डाउट आना चाहिए, जो आ भी रहा होगा कि सर ये जो 0.1 वेबर की फ्लक्स लीक हो गई, ये क्यों लीक हुई? क्या हो गया इसके साथ? क्या प्रॉब्लम है भाई? ये लीकेज फ्लक्स क्यों आई? और क्या हमेशा ये लीकेज फ्लक्स आएगी? क्या इट विल ऑलवेज बी देयर? तो इसका आंसर है यस। और ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी? क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो वैसे में तो फ्लक्स का नुकसान हो जा रहा है, कुछ फ्लक्स तो वेस्ट हो जा रही है हमारी, तो इसको कैसे रोक सकते हैं हम लोग वेस्ट होने से, सो दैट कि आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई कर ले। डेफिनेटली इस चीज को अगर आप रोक देते हो या कम कर देते हो तो आप इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। डेफिनेटली इट कैन बी इंक्रीज, ठीक है।
तो फिर पहले आपको इसका कॉज पता होना जरूरी है कि हो क्यों रहा है। कॉज बता देता हूं आपको जल्दी से। ये क्यों हो रहा है, इसका कारण ये है कि देखो आसपास ट्रांसफार्मर के अगल बगल में इस खाली स्पेस में कौन सी चीज है, what is present in this space where nothing is present? Air is present. एयर या वैक्यूम, जहां पे भी आपने ट्रांसफार्मर को स्टोर करके रखा हुआ, जहां पे से भी आपका ट्रांसफार्मर वर्किंग है, वहां पे क्या कौन सी चीज हो सकती है, या तो एयर होगा, अगर यह खाली स्पेस दिख रहा है तो मतलब यहाँ इट कैन बी एयर और इट कैन बी अ वैक्यूम प्लेस, अ वैक्यूम एरिया। अगर एयर और वैक्यूम है तो इन बोथ द केसेस यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव डिस्कस्ड समथिंग अबाउट द परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक साइड। मैग्नेटिक सेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वी डिस्कस्ड समथिंग अबाउट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एंड स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो वी डिस्कस समथिंग अबाउट द रिलेटिव परमिएबिलिटी। पहले तो ये बता दो कि परमिएबिलिटी होता क्या था। परमिएबिलिटी कुछ ऐसा, कुछ कोफिशिएंट होता था, कुछ ऐसा फैक्टर होता था जिसके बेसिस पे आपको पता चलता था कि वो मटेरियल कितना अच्छा कंडक्ट करेगा। एकदम इन जनरल बताता हूं आपको, वो मटेरियल की कंडक्टिविटी को शो करता है। जितनी अच्छी परमिएबिलिटी उतना अच्छा कंडक्ट करेगा मटेरियल, जितना लो परमिएबिलिटी उतना लो या पुअर कंडक्शन मिलेगा आपको उसके अंदर। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज म्यू आर, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। उस मीडियम की बात है जिसके थ्रू फ्लक्स ट्रेवल करने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है, तो यहां जब टोटल फ्लक्स बनी तो मेरे पास दो मीडियम आ गए यहीं पे पैरेलल में जो आ गए। कौन कौन से दो मीडियम? द फर्स्ट मीडियम वाज द कंडक्टर दैट आई हैव प्रोवाइडेड बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए मैंने जो कंडक्टर यूज किया है, जो मेटल सेक्शन यूज किया है, जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया हुआ है, एक तो वो हमारी मीडियम हो गई। इसकी कुछ अपनी म्यू आर होगी कि नहीं होगी बताओ। सपोज कर लो कि इसको मैंने किससे कंडक्ट किया, सॉफ्ट आयरन से कंडक्ट कर लिया। ठीक है, सॉफ्ट आयरन से कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने इस कोर पोर्शन को। तो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ कोर है, तो इसकी म्यू आर, अगर सपोज कर लूं मैं थोड़ी देर के लिए कि इसकी म्यू आर की वैल्यू है 1000। ठीक, 1000 है इसकी म्यू आर, यानी ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बहुत प्रॉपर कंडक्ट करेगा, कम रिलक्टेंस ऑफर करेगा। देखना आप लोग किसी भी बुक से जब पढ़ रहे होगे ना, तो यू हैव ऑलवेज रेड दिस पॉइंट। आप हर जगह, बहुत जगह आप लोग पढ़े होगे या पढ़ोगे भी आगे, कि कोर जो बनता है ट्रांसफार्मर का, इट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ लो रिलक्टेंस मेटल। एक ऐसा मेटल, एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल विच ऑफर्स लो रिलक्टेंस। क्या होता है रिलक्टेंस? बेसिक कंसेप्ट है, टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनना चाहिए, पता चलना चाहिए आपको कि हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो क्या है और इससे जुड़ा हुआ क्या क्या चीज हो सकता है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, इतना तो डिस्कस करना ही पड़ेगा हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक। तो आपको मैंने पूछा कि ये जो रिलक्टेंस की मैं बात कर रहा था, कि जो इसका कोर बनाया जाता है उसको जिस मेटल से, जिस मटेरियल से बनाते हैं, उसकी रिलक्टेंस कम होनी चाहिए। तो व्हाट इज रिलक्टेंस? रिलक्टेंस वही चीज होता है, रिलक्टेंस वही चीज होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब करंट, ऑब्वियसली करंट की जो फ्लो है उसको अपोज करता है, अपोजिशन ऑफर करता है। वैसे ही जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स अगर ट्रेवल कर रही है तो उसको भी कोई चीज अपोज कर रही होगी, दैट अपोजिशन इज नोन एज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, एंड दैट इज गिवन एज, इट इज ऑल्सो गिवन एज L अपॉन A इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसके न्यूमेरिकल आप लोगों ने बनाए हुए हैं वहां पे। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स में मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर। तो रिलक्टेंस इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये रिलक्टेंस जितना हाई होगा, ध्यान रखना इस बात को, ये रिलक्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी फ्लक्स की ट्रेवल करने में दिक्कत पहुंचाएगा, उतना फ्लक्स को ट्रांसफर होने में अपोजिशन ऑफर करेगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज? ठीक है, रिलक्टेंस की वैल्यू अगर हाई है तो फ्लक्स को अपोजिशन ऑफर करेगा। रिलक्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है? कि कितना लेंथ है, कितना लेंथ है आपके कंडक्टर का, लेंथ, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है। एरिया को आप इंक्रीज कर दो, रिलक्टेंस कम हो जाएगा, एरिया रिड्यूस कर दो, रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू पता ही होगी आपको कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक, अब म्यू आर क्या होता है? ये भी एक फैक्टर है जो रिलक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। म्यू आर कौन सी चीज है? तो देखो, म्यू आर जो होता है, इट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो
इसी रिलेशन से आप देख सकते हो, इस सब चीज को मैं हटा के अगर म्यू आर की बात करूं तो S इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन विथ म्यू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर दिखता है आपको। मतलब किसी भी मटेरियल की अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी हाई कर दो आप तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा, यानी इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना इसका रिलक्टेंस कम होता चला जाएगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो मतलब फ्लक्स उतनी अच्छे तरीके से उसके अंदर ट्रेवल कर सकती है। एकदम क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट इस पॉइंट के बाद से आपका, ठीक है। दोबारा नहीं बताऊंगा, एकदम क्लियर है आपका कंसेप्ट। अब मैं मान के चल रहा हूं मैग्नेटिक में पढ़े और आज ब्रश अप कर दिया पूरा, तो मजा आ गया होगा। चलो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं, अरे मैंने 100 लिख के रखा है ना, इसको मैं ठीक कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे 1000 लिया है म्यू आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब क्या केस है इसको समझ लो एक बार। ये बना हुआ है सॉफ्ट आयरन से पूरा का पूरा ये ट्रांसफार्मर का कोर। इस सॉफ्ट आयरन कोर की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दिस मीडियम है दैट इज 1000, ठीक। अब जो फ्लक्स टोटल बन रही है वो पूरी की पूरी इसके अंदर से जाना चाहिए, क्योंकि इसकी रिलक्टेंस अच्छी हाई है, सॉरी इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी हाई है, तो रिलक्टेंस लो हो गई होगी, तो मतलब अच्छे से ट्रेवल करवा रहा होगा। लेकिन एक और फैक्टर है यहाँ पे, इस पूरे सिस्टम के आसपास कौन सी चीज है? एयर है, और एयर की भी कुछ अपनी म्यू आर होती है। वी ऑलरेडी नो दैट द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम ये फिक्स्ड होती है, लेकिन होती है इज 1। यानी अगर कहीं पे एयर हो या वैक्यूम हो तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी फिक्स होती है ऑन 1 होती है इसकी वैल्यू। तो यहां पे है 1000, यानी मेजॉरिटी ऑफ फ्लक्स जो है वो इस 1000 के अंदर से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन आसपास की एयर की भी म्यू आर अवेलेबल है और ये 1 है, यानी इसकी भी कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है जो इस कंडक्टर से, इस मेटल से तो डेफिनेटली कम है, लेकिन है कुछ अमाउंट ऑफ कंडक्शन ये भी करने के केपेबल होता है। किसी की भी म्यू आर अगर कुछ भी वैल्यू है तो डेफिनेटली इट कैन कंडक्ट, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में एक चीज बता दूं जो करंट से अलग है। अभी तक तो आपने ये पढ़ा ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स करंट से रिलेटेड है, एनालॉगस क्वांटिटीज हैं, ये दोनों एक दूसरे की एनालॉगस हैं। इलेक्ट्रिक में करंट जो काम करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर फ्लक्स भी वही काम करता है, ऑलमोस्ट सेम वर्क है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूं, और इन दोनों सर्किट्स का डिफरेंस आप बेसिक समझते होगे या उस समय पढ़े भी होगे आप लोग, जब हम लोग मैग्नेटिक पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको वहां भी बताया था, अभी बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में मेजर अंतर यही होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वी हैव द परफेक्ट इंसुलेटर्स अवेलेबल, देयर आर परफेक्ट इंसुलेटर्स व्हिच आर अवेलेबल, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट को पूरी तरह से जीरो करने के कैपेबल होते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक। एयर या वैक्यूम जैसा कोई मीडियम होता है तो आपकी करंट नॉर्मली उसमें से ट्रेवल नहीं कर सकती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट ट्रेवल, जो चार्जेस जो होते हैं वो आपके हवा से ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस। आपको उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो उस एयर को आयोनाइज कर ले। उस डिस्टेंस पे जो एयर आती है, ये दो कंडक्टर्स हैं, इनके बीच का जो एयर है इसको अगर ये आयोनाइज करने लायक आप इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, ओनली इन दैट केस करंट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, चार्जेस कैन ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अनदर एंड ऑफ कंडक्टर, ये तभी पॉसिबल होता है। इन जनरल, इन नॉर्मल केसेस ऑन अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ करंट इट कैन नॉट डू दैट, ये नहीं ट्रांसफर हो सकता है हवा से। लेकिन इफ इट इज अ केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स तो वहां पे कोई परफेक्ट इंसुलेटर्स नहीं होते हैं जो फ्लक्स को पूरी तरह से रोक सकें। आप एक मैग्नेट को बॉक्स के अंदर बंद कर दो, एक लकड़ी के डब्बे में बंद कर दो या पानी के अंदर डुबा दो, इन ऑल द केसेस इट कैन इजिली ट्रांसफर द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप देखोगे कि उसके बाद भी उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स उस पॉइंट से बाहर ट्रेवल कर सकती है, और जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी वो उतनी दूर तक वो ट्रेवल कर पाएगी। क्लियर है ना? तो ये बाउंडेड नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की आसपास की एयर का ना यूज करे। अगर इसकी जगह करंट होती तो वो बिल्कुल यहां से ट्रेवल कर रही होती और कम अमाउंट की करंट होती, पूरी की पूरी करंट आपको यहां से जाती हुई मिलती। सिर्फ जो रास्ते में रेजिस्टेंस मिलता बस उसी से जो अपोजिशन होता उसी से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता सिस्टम में, वही एक लॉस होता, बाकी और कोई लॉस नहीं होता। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में आपको पता है कि एयर कैन ऑल्सो कंडक्ट, या वैक्यूम में रखोगे तो वैक्यूम कैन ऑल्सो कंडक्ट। अगर वैक्यूम और एयर भी कंडक्शन करते हैं, अगर भले इसकी वैल्यू 1 क्यों ना हो, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, बट स्टिल इट कैन प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ कंडक्शन। तो इसी कारण से आपको दिख रहा है ना कि यूजफुल फ्लक्स जो है वो अगर टोटल 0.5 था तो मेजॉरिटी जो है वो आपको यहीं से मिला। 0.4 वेबर तो कंडक्ट हो ही जाएगा या उससे ज्यादा भी कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट तो आपकी लॉस होनी तय है यहां से।
कुछ अमाउंट का लॉस जो होगा वो यहाँ पे होगा ही होगा। बस आप इतना कर सकते हो कि उस लीकेज को कम कर सकते हो। पूरी तरह से एंड करना तो पॉसिबल नहीं होगा मेजॉरिटी केसेस में, लेकिन उसकी लीकेज को आप रिड्यूस जरूर कर सकते हो। कैसे रिड्यूस करोगे? आप जो मेटल लगाते हो, जो यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हो फॉर फॉर्मिंग द कोर सेक्शन, उस कोर सेक्शन का जो मेटल आप बनाते हो उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी एज हाई एज पॉसिबल कर दो। ये जो 1000 है इसकी जगह इसको 10,000 कर दो, इसकी जगह 4,000 5,000 कुछ कर दो, तो क्या होगा? इसकी म्यू आर तो 1 ही रहेगी ना, क्योंकि ये तो नहीं चेंज हो सकता, ये तो अच्छा कंडक्टर नहीं बन सकता है आपका एयर। तो इन दैट केस जो आपका जो ट्रांसफर हो रहा है, जो यूजफुल फ्लक्स है, वो बढ़ जाएगा। यहाँ से हो सकता है कि 0.499 कुछ ऐसा पहुंच जाए, आपका 0.001 ऐसा कुछ आपको आउटपुट में लीकेज में देखने को मिले। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ फ्लक्स आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, तो लॉस का अमाउंट बहुत कम हो सकता है वहां से। क्लियर है ये चीज पूरा? आगे देखते हैं। तो अब क्या है इसमें, आगे हम लोगों ने क्या देखा? चलो, तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाने के कारण कुछ अमाउंट ऑफ लीकेज फ्लक्स होता है। हाँ, ये लीकेज फ्लक्स एक ही केस में खत्म हो सकता है कि अगर म्यू आर की वैल्यू हमारी 0 हो जाए, मतलब एयर या वैक्यूम फुल्ली अपनी कंडक्शन को खत्म कर ले, कंडक्ट ही ना कर पाए, तो इन दैट केस मजबूरी है फ्लक्स की कि उसको पूरा का पूरा इसी कंडक्टर के अंदर से होके गुजरना पड़ेगा। इसी कोर से पूरी की पूरी फ्लक्स आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो क्लियर हो गया ये चीज? तो इसी कारण से यहाँ पे लीकेज फ्लक्स होती है, और जो टोटल बनता है उसमें से कुछ अमाउंट लीक होकर अपनी सर्किट वहीं कंप्लीट कर लेती है, और जो रिमेनिंग फ्लक्स जो मिलता है आपको, उसी के बेसिस पे ईएमएफ फॉर्म होता है फॉर द सेकेंडरी साइड। ठीक, चलो खैर अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो लीकेज फ्लक्स का कंसेप्ट आपको अब समझ आ गया है, कितनी फ्लक्स जा रही है सिस्टम में वो भी अब समझ में आ चुका है, तो इसके म्यू आर वाले सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। तो अब एक ही चीज आपको पता है कि जो कोर बनता है ट्रांसफार्मर का, उसको ऐसे किसी मेटल से, ऐसे किसी कंडक्टर से, ऐसे किसी मटेरियल से डिजाइन किया जाना जरूरी है जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी हाई हो और लो रिलक्टेंस पाथ ऑफर करे, क्योंकि पूरी की पूरी फ्लक्स इसी के अंदर से होके जानी है सेकेंड साइड पे। ठीक है, सेकेंडरी साइड पे। अब नेक्स्ट फैक्टर इज कि आप ईएमएफ की मैग्नीट्यूड को और किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ एन, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अभी तक तो बात कर रहे थे फ्लक्स की, तो फ्लक्स में तो कुछ लीकेज होके ही आपको मिलेगा दूसरे एंड पे, तो दैट इज ओके। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न, तो ये मेजर फैक्टर है, क्योंकि देखो फ्लक्स तो आप टोटल में जितना दे रहे हो उससे कम ही जाएगा हर केस में, इन ऑल द केसेस। अब जितनी भी फ्लक्स यहाँ पे देते हो उससे थोड़ा सा कट के कुछ कम अमाउंट का ही पहुंचेगा सेकेंडरी एंड पे। तो अगर सिर्फ फ्लक्स पे आपकी डिपेंडेंसी होगी तो ध्यान रखना उसके हिसाब से आपका आउटपुट हमेशा इनपुट से कम ही दिखेगा, अगर सिर्फ इफ वी आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन फ्लक्स। तो हम लोग उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट टू कंपेंसेट दैट थिंग, हम लोग क्या करते हैं कि जो एन है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी वैल्यू को वेरी कर देते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को जैसे ही आप चेंज करते हो तो इससे जो कम हो जा रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से जो कमी मिल रही है हमको क्योंकि कम फ्लक्स जा रहा है, वो कंपेंसेट हो जाएगा विद द नंबर ऑफ टर्न्स। अब चलो इसका एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मान लो जस्ट इन केस कि अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी साइड को रखा है, नंबर ऑफ टर्न इन माय प्राइमरी साइड दैट इज N1 is kept at 1000 टर्न्स, और इसके रिस्पेक्ट में मैंने सेकेंडरी वाला जो साइड था N2, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने कर दिया है 2000। ठीक है, यहां पे जो मैंने वाइंडिंग किया इट वाज 1000 प्राइमरी साइड में जहां इनपुट दे रहा हूं मैं, और आउटपुट साइड में जो मैं वाइंडिंग कर रहा हूं उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज 2000, जस्ट डबल कर दिया मैंने। ठीक, यहां 220 वोल्ट का मैंने इनपुट दे दिया, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्लक्स यहां पे इंड्यूस हुई होगी 0.5 का मान लिया हम लोगों ने, कुछ थोड़ी सी फ्लक्स लीक भी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लीकेज फ्लक्स के जाने के बाद जो काम का फ्लक्स बचा दैट इज द यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जब यहां पहुंची तो ये पहले 1000 नंबर ऑफ टर्न से ये कट होके यहाँ पे आई थी ये फ्लक्स, और जब यहां पहुंचेगी तो इसके पास कट होने के लिए 2000 कंडक्टर्स लगे हुए हैं, 2000 टर्न्स के पूरे कंडक्टर की वाइंडिंग करके रखा हुआ है हम लोगों ने। तो जब ये हमको ये पता है ना कि देखो फैराडेज लॉ का ही हम लोग यूज कर रहे हैं, फैराडेज लॉ में ये बोला हुआ है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। तो मैंने फ्लक्स को नहीं चेंज किया, मैंने कंडक्टर को चेंज कर दिया, मैंने नंबर ऑफ कंडक्टर्स को बढ़ा दिया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने नंबर ऑफ कंडक्टर्स को यहाँ पे इंक्रीज किया, 2000 कर दिया,
तो फ्लक्स तो उतनी है, लेकिन अब ज्यादा कंडक्टर को कट करेगी, ज्यादा कंडक्टर से कट होगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ईएमएफ मिलना शुरू होगा। हो सकता है कि आपको 440 वोल्ट के आसपास तक की भी वोल्टेज ये प्रोवाइड कर सकती है। पॉसिबल है बिल्कुल ये चीज, ठीक है। तो आपने ये देखा कि अगर हमारा फ्लक्स भले रिड्यूस भी हो रहा है, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे ज्यादा ईएमएफ वहां पे इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वैसे आपको आउटपुट में ज्यादा सप्लाई वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो ये मेजर तरीका होता है जिससे कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा भी कर सकते हो आप। कैसे इसका उल्टा कर सकते हो? नेक्स्ट केस, अगर मैंने इनपुट को रखा 1000 और आउटपुट को मैंने अप कर दिया 500, आउटपुट में जो नंबर ऑफ टर्न मैंने लगाया, वी हैव केप्ट इट एट 500 टर्न्स ओनली। क्या देखने को मिलेगा इससे कि अब इनपुट में जो 1000 टर्न्स से जो सप्लाई कट हो रही थी, जो फ्लक्स कट हो रहा था, वो जब यहां पे पहुंचा और यहां जब आएगा तो ओनली इट हैज ओनली 500 टर्न्स और फ्लक्स की मैग्नीट्यूड पहले से ही थोड़ी कम हो चुकी है। तो अब आपका आउटपुट जो है वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? अब आपका आउटपुट जो है वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? अब इससे कम होके हो सकता है या इससे भी कम होके हो सकता है 110 वोल्ट मिले आपको। पॉसिबल है ना ये चीज? 220 वोल्ट दे रहे हो, अब हो सकता है 110 या उससे भी कम वोल्टेज मिल सकती है आपको। तो ये एंटायरली किसके बेसिस पे कंट्रोल हो रहा है? इट हैज बीन कंट्रोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। कंडक्टर वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे हम कंट्रोल करते हुए देख रहे हैं। तो इस जो नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से आप कंट्रोल करते हो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का आउटपुट, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी का जो डिफरेंस हम लोग बता रहे हैं, जो कंट्रोल हो रहा है किससे? नंबर ऑफ टर्न से। उसके बेसिस पे फिर दो कैटेगरी बनती है ट्रांसफार्मर की, फिर दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन से दो टाइप्स? यहां जो आएंगे बोर्ड पे, ये उसके और भी कंस्ट्रक्शनल डिटेल के हिसाब से दो अलग टाइप आएंगे, कोर टाइप और शेल टाइप। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पे जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और सेकंड जो है दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये दो वैरायटी के ट्रांसफार्मर आते हैं हमारे पास। ये जो नाम पड़ा हुआ है इनका, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये बता रहा है उसकी फंक्शन को कि ये पोटेंशियल को स्टेप अप कर रहे हैं, यानी जहां जितने पे आपने दिया उससे बढ़ा रहे हैं, या स्टेप डाउन कर रहे हैं, यानी जितने पे आपने इनपुट दिया उसको और कम कर रहे हैं। यही दोनों वर्किंग के हिसाब से इसका ये नाम पड़ता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दोनों किस टाइप के होते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज तो किसी ने आपको ये बोला कि चलो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसा दिखेगा ये बताओ मुझको, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अगर आप ऐसा ड्रॉ करके समझाने जाओगे तो ये कैसा दिखना चाहिए? तो इनपुट साइड देखो स्टेप अप कर रहा है, यानी वोल्टेज को राइज कराएगा, वोल्टेज को इंक्रीज कराएगा। तो इसका सर्किट कैसे बनाओगे आप समझो इसको। वोल्टेज अगर इंक्रीज करना है तो फ्लक्स तो हमारी प्राइमरी से सेकेंडरी जाते में कम हो जाती है, इतना तो समझ में आ गया। तो वोल्टेज को यानी ईएमएफ आउटपुट जो इसका होगा उसको इनपुट से ज्यादा रखना है, तो उसका एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड पे बढ़ा दोगे आप। तो अगर ये मेरा इनपुट साइड है और इसकी मैंने वाइंडिंग कुछ ऐसे करके रखी हुई है कम नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, अगर ऐसे कम नंबर ऑफ टर्न्स रखे हुए हैं, तो मुझे रिक्वायर्ड ये है कि मैं सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं। सेकेंडरी साइड पे मैंने यहां पे ऐसे कर लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू को आप इंक्रीज कर लिया। ठीक है, फायदा क्या होगा? सेकेंडरी साइड पे मैं जैसे ही ये नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, अब मेरी जो ईएमएफ इंड्यूस होकर मिल रही है मुझे आउटपुट में, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और ये मेरा जो ट्रांसफार्मर है कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दिस वन इज आवर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंड जो ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी आवर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकेंड जो अगला हमारा ट्रांसफार्मर है दैट इज गोइंग टू बी आवर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखो इसके अंदर क्या खासियत होगी, नाम से इसके समझ में आ रहा है कि इट इज गोइंग टू रिड्यूस द पोटेंशियल, रिड्यूस द स्टेप, स्टेप को कम कर रहा है, स्टेप नीचे कर रहा है, कि मतलब
इनपुट में जितनी पोटेंशियल थी अब आउटपुट में उससे कम पोटेंशियल मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हम सेम रख दें तो भी वैसी पोटेंशियल कम हो जाएगी, लेकिन और ज्यादा कम करना है आपको और रिड्यूस करना है अगर पोटेंशियल को, तो आपको क्या करना चाहिए, इनपुट में जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा आउटपुट में उससे कम टर्न्स ही दिखना चाहिए। तो अगर मैंने इनपुट में कुछ नंबर ऑफ टर्न लगा दिया, सपोज इनपुट साइड में मैंने ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स कुछ लगाए, ठीक है, और इसके बेसिस पे ऐसा वाइंडिंग में निकाल देता हूं पहले तो, ठीक, ये मेरा इनपुट साइड है, प्राइमरी साइड है। तो इसके बेसिस पे जो हमारा सेकेंडरी साइड होगा, ये अगर सेकेंडरी साइड है मेरा, तो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग जो होगी वो कम रखेंगे हम लोग, दैट विल बी रिड्यूस्ड। कंपैरेटिवली इसको इनपुट साइड से तो कम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसके नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट साइड में ज्यादा है और आउटपुट साइड में कम है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस ट्रांसफार्मर इज टर्म्ड एज आवर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कंपैरेटिवली एक बार देख लो इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। यहां पे N1 is less than N2 and in our second case N1 is greater than N2, ठीक। और यहां N1 N2 मैं किसको बोल रहा हूं, यहां पे this is our N1 and this is our N2। सिमिलरली इस केस में भी देखो तो this is our प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स N1 और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स N2। तो इसी बेसिस पे बनता है हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि इन बोथ द केसेस ये चीज तो कॉमन है ना, इन बोथ द केसेस वी हैव दिस थिंग इन कॉमन कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इट इज गिवन एज -n d phi अपॉन dt। ये इसका मेजर कंसेप्ट है, ये इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये तो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक। ये कंसेप्ट बिल्कुल इसका स्टेशनरी है, कांस्टेंट है। तो इसके बेसिस पे अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने प्राइमरी में कम रखा और सेकेंडरी में इंक्रीज कर दिया, तो उतनी फ्लक्स जो जा रही है वो ज्यादा टर्न से कंडक्टर से कट जब होगी तो मुझे आउटपुट जो ईएमएफ मिलेगा वो इनपुट ईएमएफ से ज्यादा ही मिलेगा। एज कंपेयर टू द इनपुट द आउटपुट साइड ईएमएफ विल बी हाई। तो यहां पे मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इफ वी हैव अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर देन E1 विल बी लेस देन E2 या E2 विल बी हायर देन E1। ये केस आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सेम वे में अगर मैं बोलूं कि सेम वे में अगर मुझे यहां पे शो करना हो कि यहां ईएमएफ का क्या रिलेशन बनता है, तो मैं ये बोल सकता हूं इन दिस केस आई कैन इजीली से कि अगर इनपुट साइड में मैंने कुछ भी पोटेंशियल दिया, यहां मैंने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रखा हुआ है, यहाँ कंडक्टर टर्न्स मैंने बहुत ज्यादा रखा है, तो उससे जो ईएमएफ बनेगी, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी वो हाई होगी, ईएमएफ भी हमारी हाई है। इस पॉइंट पे जब वो पहुंचेगी तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ टर्न अब रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। तो अब इसके पास अगर n की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो मेरा बनने वाला ईएमएफ जो होगा वो भी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी साइड। तो मतलब यहाँ पे अब मुझे आउटपुट में कम ईएमएफ मिलनी शुरू होगी और मैं यहाँ पे अब बोल सकता हूँ कि देन E1 विल बी ग्रेटर देन E2। तो ये हमारे दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स थे बेसिकली, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाइंडिंग कि कितनी वाइंडिंग किया और कैसा आउटपुट मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग ऐसा इसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज अवर स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड वन इज अवर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब देखते हैं दूसरी टाइप्स जो डिपेंड करती है और उसके कंस्ट्रक्शनल चेंजेस के हिसाब से कोर टाइप और शेल टाइप कैसे हम लोग समझते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए इसको हटा देता हूं मैं और लेके चलता हूं आपको वापस बोर्ड पे। इसको भी हटा देते हैं, ये पढ़ लिए हम लोग। अब नेक्स्ट और नई दो टाइप पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में हमारे पास फर्स्ट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड वन इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। फर्स्ट वन वॉज कोर टाइप एंड सेकेंड वन इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो कैसे दिखते हैं ट्रांसफार्मर, आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या खास होता है। अभी तक मैंने आपको जितना भी ट्रांसफार्मर पढ़ाया, जितना भी बताया, वो सब जो वाइंडिंग किया हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन के ऊपर दोनों लिम्स पे दो अलग अलग तरफ में वाइंडिंग करके रखा हुआ और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा कि एक बेसिक ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब उस दोनों लिम्ब पे वाइंडिंग ना करके उसके वाइंडिंग टाइप पे थोड़ा चेंज करते हैं और समझते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, क्या खासियत होती है। तो चलो बोर्ड पे लेके आते हैं फर्स्ट कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये जो है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है,
और सेकंड जो है हमारा दैट इज आवर शेल टाइप ट्रांसफार्मर। दोनों ही लेके आ गए बोर्ड के ऊपर। अब इसको रोकते हैं और समझते हैं। देखो बिल्कुल आसान सा छोटा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है, देखो ये इसकी पूरी की पूरी ये वाइंडिंग सेक्शन है, ये जो पूरा कोर है इसका, और ये पूरी की पूरी इसकी वाइंडिंग है यहां से यहां तक, ठीक है। ये सब पूरी की पूरी इसकी वाइंडिंग्स है। तो ये इसकी जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग हो सकती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो सकती है, पॉसिबल है, जिसको कि हम लोग एलवी और एचवी के फॉर्म में, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के फॉर्म में, हाई वोल्टेज सेक्शन के फॉर्म में ट्रेस करके बताते हैं। तो ये लगभग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप लोग अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर पढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने देखा रेक्टेंगुलर सेक्शन और उसके लिम्ब 1 और लिम्ब 2 के ऊपर हम लोगों ने वायर्स को ऐसे वाउंड करके रखा था और उसके बेसिस पे आपको प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज एक लेवल से दूसरे में जैसा आप ट्रांसफर कर रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग आपने एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग जो है वो करके रखा हुआ था, लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये दो टाइप की वाइंडिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमको कैसा आउटपुट चाहिए, आउटपुट में हाई पोटेंशियल चाहिए या लो पोटेंशियल चाहिए। यहां देखो एक और खास चीज है, यहां लिखा हुआ है लैमिनेटेड कोर, यहां लिखा हुआ है लैमिनेटेड कोर। इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा जब हम लोग कंस्ट्रक्शन का वीडियो देख रहे होंगे, जब आपका कंस्ट्रक्शन का वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है तो इसको और ज्यादा इंक्रीज नहीं करूंगा मैं, इसको यहीं पे जल्दी से वाइंड अप कर देंगे हम लोग। लेकिन ध्यान रखना हम लोग कि लैमिनेटेड कोर जो है ये हमको ध्यान रखना होगा कि लैमिनेटेड कोर क्यों यूज करते हैं, क्यों हम लोग एक रेगुलर मटेरियल का, रेगुलर मेटल का एक थिक सा कोर क्यों नहीं डिजाइन कर देते एक ही मेटल से, ठीक है। ऐसा नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं पतले पतले शीट्स का कंपाइलेशन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल थिक कोर। ये क्यों करते हैं ये समझेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन वीडियो में, दैट इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट वीडियो। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक। ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल आपको कंस्ट्रक्शन की वीडियो में ही मिलेगी डिटेल में, अभी सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। और इसके नीचे जो बना हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं, इस सेकंड वाले डायग्राम को अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो दिस इज नोन एज आवर शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, दिस इज आवर शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है और ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। डिफरेंस क्या दिख रहा है, देखो यहां पे भी वो रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको दिख रहा है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपको दोनों लिंब पे नहीं दिख रही है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग आपको एक ही लिंब पे दिखाई दे रही है। क्लियर होना चाहिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से, देखो ध्यान से। यहां पे मतलब क्या हो रहा है कि इस पूरे पोर्शन पे जो वाइंडिंग लगी हुई है, ये जो पूरी वाइंडिंग है ये यहां कहीं पे आपको दिखाई दे रही है ऐसे, ये यहां कहीं पे ऐसे दिखाई देती है, ठीक। जबकि उसके ठीक नीचे जो वाइंडिंग है, उसके ठीक नीचे जो वाइंडिंग बनी हुई है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है आपको, इस तरीके की कुछ वाइंडिंग है और इन दो पॉइंट्स पे इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा कि दो अलग अलग वाइंडिंग्स हैं जिसको कि एक ही लिंब के ऊपर हम लोगों ने फ्रेम करके रखा हुआ है, एक ही लिंब के ऊपर फ्रेम है। बहुत सारा कुछ इसकी वर्किंग में अंतर आ जाता है ऐसा करने से, इसकी वर्किंग में बहुत सारा कुछ, देखो इसकी वर्किंग तो आप लोगों ने देखा इतनी देर तक, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जो समझ रहे थे वो सब ऑलमोस्ट इसी की वर्किंग थी पूरी। लेकिन अब ये कुछ नया चीज हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको समझने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन वीडियो को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। अगला वीडियो जो आएगा उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, अभी फिलहाल जनरली जस्ट ऐसे बता रहा हूं कि अब इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको एज अ V1 ले सकते हैं, इसको V1 ले सकते हैं एंड दिस वन कैन बी आवर V2। ये हमारा V1 हो सकता है और वो V2 हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, दिस कैन बी V1 एंड दिस कैन बी टेकन एज V2 डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है और कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने प्लेस करके रखा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक ही कोर के ऊपर हम लोगों ने जब वाइंडिंग किया हुआ है, वायर्स को इंसुलेट करके रखा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है, और इसके बेसिस पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है उस हिसाब से वैसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जो लीकेज होता है उसका क्या डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे वो भी समझ लेंगे हम लोग बाद में, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ सेकेंडरी आउटपुट मिलता है। तो ये जो पूरा पाथ है, दिस पाथ इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स, इस पूरे पाथ से फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, एंड फॉर बोथ द वाइंडिंग्स, ठीक। तो फ्लक्स ट्रांसफर हो रही है, अब वो फ्लक्स ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है कि कैसा वर्किंग है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन जानने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे मेजरली दो टाइप के वाइंडिंग हो गए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने लिंब के साथ कैसा वाइंडिंग करके रखा हुआ है उस बेसिस पे ऐसा वैरायटी बनता है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अब अगला जो है हमारे पास
नेक्स्ट थिंग है, अच्छा तो ये टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर ही हमारा लास्ट टॉपिक था, क्योंकि अगला जो आएगा वो कंस्ट्रक्शन पे लेके जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को अब मैं यहीं पे रेस्ट अप करता हूँ, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अगले वीडियो के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको सीखना है दैट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। तो आज के वीडियो को समराइज कर लेते हैं जल्दी से। आज के वीडियो का समरी क्या था, आज के वीडियो को अगर समराइज मैं करूं तो आपने क्या क्या सीखा है आज के वीडियो में, वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो भाई आपने सबसे पहला चीज जो सीखा वो ये सीखा कि ट्रांसफार्मर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को एसी में ट्रांसफर कर रहा है, अल्टरनेटिंग सप्लाई को अल्टरनेटिंग सप्लाई में ही ट्रांसफर कर रहा है। तो मतलब ये पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चाहे वोल्टेज बोलो या करंट बोलो, उसको एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफर करता है, यानी और उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में भी भेज सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो रोटेट नहीं करता है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होती, और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को एक लेवल से दूसरे में बदलता है, एक सर्किट से दूसरे में भेजता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं चेंज करता। इतना कुछ सीखा आपने इस पॉइंट तक। यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग बात की कि ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपने ये समझा कि दो फोल्ड में ये लॉ था, पहला जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी कंडक्टर्स के अंदर वो डिपेंड करेगी कि कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उस कंडक्टर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इस बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर वहां पे रिलेटिव मोशन होता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ऐसी ग्राफ आपको देखने को मिलती है। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। ये डीसी का ग्राफ था, ऐसी ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो रही, ईएमएफ इस तरीके की इंड्यूस होती है। नेक्स्ट फिर आगे हम लोगों ने देखा कि इस बेसिस पे फिर हम लोग समझे कि भाई इलेक्ट्रिकल मशीन तो दो टाइप की थी हमारी, रोटेटिंग और स्टैटिक। तो ट्रांसफार्मर अपना आता है किस कैटेगरी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर, जिसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा जिस कारण से, और इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी हमेशा हायर रहेगी एज कंपेयर टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फिर आगे हम लोगों ने ये समझा कि अगर ऐसा ट्रांसफार्मर का हम लोग डायग्राम समझते हैं तो एक रेक्टेंगुलर कोर सेक्शन होता है जिसको कि हमेशा लो रिलक्टेंस का बनाया जाता है, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हमेशा हाई रखी जाती है। इट्स म्यू आर is always taken to be higher। उसको हमेशा ऐसा डिजाइन किया जाता है कि म्यू आर हमेशा हाई रहे इसकी। तो बिल्कुल प्योर मेटल का यूज करते हैं, बेसिकली सॉफ्ट आयरन सेक्शन का भी यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, सो दैट कि इसकी सप्लाई हटने के बाद ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर ले पूरी तरह से, कुछ रेसिडुअल ज्यादा ना रह जाए। हालांकि इसके अंदर भी रहता है बट उतना नहीं रहता, डिटेल में बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल में। फिर कुछ कंडक्टर वाइंडिंग हम लोगों ने यहाँ पे करके रखा, जहां पे इनपुट एसी सप्लाई दिया, ट्रांसफार्मर प्योरली एसी पे ही काम करता है, और आउटपुट यहाँ से हम लोगों ने भी एसी के फॉर्म में ही लिया विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। फिर आगे हम लोगों ने ये सीखा कि इसके अंदर फ्लक्स जो होती है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ पे बनता है एग्जैक्टली पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं अगर हो पाता है, कुछ फ्लक्स तो लीक हो जाती है। यहाँ पे लीक क्यों होती है, क्योंकि एयर हैज बीन यूज्ड एज अ मीडियम जिसकी म्यू आर की वैल्यू 1 थी। तो उस वजह से जो फ्लक्स यहाँ पे पहुंचती है वो थोड़ी कम पहुंचती है, तो उसके बेसिस पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो भी कम इंड्यूस होता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे बढ़ा के दे सकते हैं। यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे तो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स, यही दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है ईएमएफ। तो हम लोग चाहें तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू को इंक्रीज करके इस सेकेंडरी ईएमएफ को कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक। आगे फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके बारे में कि इस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी से ज्यादा कर दो, या सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी से कम कर दो। इन बोथ द केसेस ईएमएफ में क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। सो इन फर्स्ट केस आपको ईएमएफ 1 जो है वो कम मिलेगी एज कंपेयर टू ईएमएफ 2, यानी ईएमएफ 2 की वैल्यू जो है ईएमएफ इन द सेकेंडरी साइड विल बी हायर देन द ईएमएफ इन प्राइमरी साइड। तो मतलब ये वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली सेकंड साइड पे आप जाओगे तो आपने देखा कि N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी साइड हैज बीन केप्ट हायर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड। सो इन दिस केस द ईएमएफ विल बी, भाई सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न कम है तो सेकेंडरी साइड की ईएमएफ भी कम हो जाएगी, तो प्राइमरी ईएमएफ विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी साइड की ईएमएफ। तो सेकेंडरी में आपको वोल्टेज कम होकर मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने बेसिक देखा, और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में हमारे पास कोर टाइप और शेल टाइप, दो मेजर टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन में जब जाएंगे तो इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस भी कैसा होता है, और उस कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस के होने के कारण इनकी वर्किंग में क्या चेंज आ जाता है, ठीक है। तो आज के आप इस वीडियो को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ट्रांसफार्मर्स के सारे वीडियो। नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग वर्किंग
के बारे में, वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, और इन सब की वर्किंग हम लोग देखेंगे। लेकिन वर्किंग से पहले मेजर इंपॉर्टेंट थिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हो सकेगा तो कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग की वीडियो को अलग कर देंगे, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड अप करता हूं, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।